सो कल हमने यहाँ तक देख लिए थे, काउंट इफ वाइल्ड कार्ड तक देख लिया था। देन ये यूज ऑफ काउंट इफ विद रियल टाइम एग्जांपल, जो एग्जांपल था ये वही रियल टाइम एग्जांपल ही है। और अब आगे का जो चीज़ें हैं, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? यस। हाँ, हाँ, दिख रही। ठीक है। अब जो हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है थर्ड मॉड्यूल में, यूनिक एंट्री विद काउंटिव फंक्शन। तो आज हमने पहले से डेटा बना के रखा है एंड देन हम उसी डेटा पे वर्क करेंगे। अलग अलग डेटा है, आप लोगों को अच्छा लगेगा आज का सेशन। तो इसका मतलब ये है कि हम डेटा वैलिडेशन या ऐसा कुछ मैकेनिज्म लगा के उस फील्ड में डुप्लीकेट एंट्री करने के लिए हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ये दोनों सिमिलर ही सिचुएशन है, आप एक बार देखेंगे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास एक वर्कबुक है एक्सेल की, जिसका नाम मैंने आज के लिए रखा है, जिसका नाम है ट्यूसडे नवंबर 23। ये 5th डे है तो इसका नाम 5th रखा है मैंने। बट कोई नहीं, हम अपना सेशन शुरू करते हैं जल्दी से। ये मेरे पास एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं अभी के लिए मैं इसमें मैंने जो लगाया था डेटा वैलिडेशन, वो चीज़ें मैं रिमूव करता हूँ टोटली। एंड मैं फिर से अभी इसमें आप देखो डेटा वैलिडेशन में कुछ भी नहीं है, ये डेटा वैलिडेशन टोटली हमारा फ्री है। अल्ट DL करके मैं दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं लगा है, यहाँ पे अभी जो है अलाउ एनी वैल्यू के लिए भी अलाउ है, ठीक है। तो मैं कलर कर दूं सो दैट कि कभी भी आप देखो या प्रैक्टिस करो आपके लिए इजी हो, कितने फील्ड पे लगा है कितने रेंज में आपके लिए कन्वीनियंट होगा। देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से डेटा वैलिडेशन को एक्टिव करेंगे, अल्ट DL करेंगे और डेटा वैलिडेशन हमारा आ गया। तो इसमें हम एक फार्मूला देंगे, हम फार्मूला देने के लिए कस्टम यूज करेंगे क्योंकि हम फार्मूला अपने मन से देंगे। और ये जो हम यहाँ पे फार्मूला देंगे, एक बार के लिए अगर आप चीज़ें समझने के लिए देखो तो हम काउंट इफ का यूज इस तरीके से कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, सॉरी। ये आप लोगों को कॉलम ऐड करना मैंने बताया, कंट्रोल के साथ आप स्पेस पे प्रेस करेंगे तो सारा का सारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आपको स्पेस प्रेस करनी है और वहीं शिफ्ट के साथ करेंगे तो आपकी रो सेलेक्ट होती है। तो प्लस कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं प्लस होल्ड करके रखूँगा, सॉरी प्रेस करूँगा और मेरा एक कॉलम ऐड हो गया। तो जैसे यहाँ पे मैं मान लो कोई वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने मान लो वहाँ पे U1 लिखा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे मैंने 5 लिखा एंड देन यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। तो अब सिंपली मैं क्या करूँगा, जैसे सिंपली मैं लिखूँगा काउंट इफ। आपने काउंट इफ पढ़ा हुआ है ना, काउंट इफ आपने कल पढ़े थे आप लोगों ने, ठीक है। तो काउंट इफ में मैं बोलूँगा ये रेंज यहीं से लेके यहीं तक हो, ठीक है। और पहले वाली रेंज को ना हम पूरी तरीके से लॉक करेंगे, पूरी तरीके से लॉक करेंगे। और अब हम बोलेंगे कि इसकी ना खुद का इसी का काउंट करो आप। तो अब हमें ये बोलेगा इसका काउंट 1 है। और अगर मैं इसे ड्रैग करूं मैं, तो आप देखेंगे जब मैंने इसे ड्रैग किया तो ये वहाँ यहाँ पे भी 1 बता रहा है, यहाँ पे 0 बता रहा है। तो अब एक बार फॉर्मूला को F2 करूँ मैं, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ना ये A1 है और ये A2 है। मैंने जो बोला था लॉक करने का कॉन्सेप्ट, लॉक करने का कॉन्सेप्ट यही था कि जो पहली वाली जो सेल है ये रो एंड कॉलम दोनों लॉक है, लेकिन यहाँ पे हम अभी जो चल रहे हैं हम खाली रो में चल रहे हैं, यानी रो में नीचे की साइड में बढ़ रहे हैं, या कह लो आप कॉलम में चल रहे हैं, रो में आगे बढ़ रहे हैं। कॉलम हमारा सेम है और रो में हम आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। और ये दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला ये इसलिए है कि जो हम जहाँ तक बढ़ रहे हैं ना ये A2 है, यानी कि हम ना पहले वाली वैल्यू को, जैसे ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू का अगर आप रेंज देखें फार्मूला में तो आप यहाँ पे देखो A1 से लेके A1 तक है। लेकिन जब दूसरे में जब भी ये वाला नीचे जाएगा ना तो आप देखो तो A1 वाली रेंज तुम्हारी हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि जितने भी रेंज में आप आगे बढ़ोगे तो शुरू से लेके यहाँ तक, जैसे आप यहाँ पे आओगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेगा। तो अगर जैसे इसमें ये आपको 1 देखना हो, मतलब ये है ना वेरी सिंपल कि अगर आपको 1 पहली बार मिलेगा तो उसकी आप काउंट बोलोगी 1 है। अब जैसे यहाँ पे ये मिलेगा तो यहाँ पे बोलोगे काउंट 2 है। तो अगर पहले जब ये आपको काउंट 1 तब बताएगा जब ये खुद पहले ही रेंज में चेक करे, फिर जब यहाँ पे आओगे तो इतने रेंज में चेक करेगा, एक बार मिला है। देन फिर जब यहाँ पे आओगे बोलेगा एक अभी भी एक बार मिला है। फिर ये यहाँ पे आओगे अभी भी देखेगा, बोलेगा एक जो है अभी भी 1 टाइम मिल रहा है। फिर यहाँ पे जब आओगे तो बोलेगा 1 जो है 2 टाइम्स मिला है। तब हमारा फॉर्मूला जो है ना
यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, एंड देन जब हम इस 5वें रो में पहुँचेंगे तो देन ये यहाँ पे पहुँचेगा। फिर देन जब हम 6th रो में पहुँचेंगे तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे काउंट बताने की कोशिश करेगा। तो जो मैंने लॉक लगाया है, मैंने इसलिए लॉक लगाया कि पहला वाला जो है हमारा ना रेंज यहीं पे रुका रहे, दूसरा वाला रेंज ना मूव होते रहे जहाँ तक हमारा फॉर्मूला पहुँच रहा है। यहाँ पे हमारा अगर फॉर्मूला पहुँचा तो ये लॉक नहीं है, ये बढ़ता रहेगा। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। और यही वाला हम मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे कि अगर कोई काउंट न एक बार है तो ठीक है, जैसे ही वो काउंट न 2 बार हुआ तो वो वहाँ पे ना एरर प्रिंट करेगा, एरर मैसेज आपको देगा, डुप्लीकेट जो डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो यही वाला फॉर्मूला आप चाहो तो कॉपी कर लो, खुद से लिखने का मन हो तो खुद से लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। तो ये वाला हमने रेंज लिया और हमने अल्ट DL अगेन प्रेस किया और हमने यहाँ पे एक कस्टम में गए और हमने एक फार्मूला पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये फार्मूला हमने पेस्ट किया। अब इसी के आगे हमें बोलना है वैलिडेशन लगानी है। तो हम बोलेंगे ना कि इसका काउंट ना एक ही होना चाहिए, अगर कोई वैल्यू 2 बार आ गई है ना तो उसकी एंट्री करने के टाइम में वो एरर थ्रो करे। तो एरर मैसेज में जाके हम बोल देंगे एरर क्या थ्रू करवाना है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ पे मैसेज में डिटेल्स में जो चीज़ें लिखनी है वो लिख दो। ये डुप्लीकेट जो है जब एरर वाली जब मैसेज जनरेट होगी, जो पॉपअप आएगा तो ये टाइटल बार में आपको डुप्लीकेट लिखा दिखाई पड़ेगा, देन उसके नीचे ये मैसेज लिखा दिखाई पड़ेगा। तो जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं डुप्ली सेम एंट्री नॉट अलाउड। तो अब के लिए मैंने वो कर दिया, ओके। तो ये पहले से है, मैं एक बार डिलीट करके करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो अगर मैं कहीं पे ना 2 लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, तो देखो ये मैंने डुप्लीकेट में मैसेज लिखा था और ये मेरा एरर मैसेज आया सेम एंट्री नॉट अलाउड। तो इस जितना मैंने रेंज लिया हुआ था, तो मैंने देखो इसमें रेंज लिया हुआ था, सॉरी डेटा वैलिडेशन जो मैंने लगाया था पूरा सेलेक्ट करके इतना लगाया था अल्ट DL करके, तो इतने पे हमारा डेटा वैलिडेशन चलेगा। और डुप्लीकेट एंट्री के लिए मैंने लगाया था, अगर मैं इसमें 3 लिखूं तो कोई इशू नहीं होगा, जैसे मैं 3 दोबारा लिखूं तो देन ये इशू आएगा। और राइट साइड में जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको समझाने के लिए मैंने फार्मूला मैनुअली लगा के किया है कि देखो जहाँ पे 1 1 है तो अभी तक तो ठीक है, जैसे ही मैं किसी में इसकी एंट्री में एक बार और लिखूंगा तो ये फार्मूला 2 हो जाएगा, जैसे एंटर करके सेल से बाहर आऊँगा ये फार्मूला 2 हो जाएगा। तो ये मना कर रहा है, जाने नहीं दे रहा, क्योंकि ये 2 होगा और हमारा फार्मूला मैंने वहीं लगाया कि एक ही बार में वो अलाउ करे, और इसके अलावा अगर वो कंडीशन फेल होती तो वो एरर मैसेज जनरेट करेगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर जी आपको। सो नेक्स्ट चीज़ है सेम यही चीज़ें इसमें भी है, फाइंड डुप्लीकेट यूजिंग काउंटिंग फंक्शन। सेम उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। इसमें नए शीट में हम आते हैं, नए शीट में देखो मैंने ये चीज़ें लिखा है। तो पहले फार्मूला आप समझो कि ये हमारा ना काम किस तरीके से करता है। तो इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट है, रेंज का ही सारा कमाल रेंज का है कि आप रेंज किस तरीके से लेते हैं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो जो पहली बार एंट्री होगी वो तो अलाउ करेगी, तो उसकी एंट्री वहीं तक काउंट हो। फिर जब ये आगे बढ़ेगा, जैसे जब हम इस रो में आएंगे सेकंड रो में, तो हमारा रेंज अब ये वाला ना यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा। फिर जब हम आगे वाले रो में बढ़ेंगे तो ये वाला रेंज यहाँ से यहाँ तक चेक करे। तो जो मैं रेंज लूँगा पहली वाले सेल को मैं पूरी तरीके से लॉक करूँगा, और जिन सेकंड वाली जो रेंज का सेल होता है उसे मैं फ्री रखूँगा। तो ये वाला अगर आप देखो, अगर समझ में आ रही तो समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने मान लो लिखा है कि काउंट इफ, काउंट मैंने लिखा काउंट इफ लिखो आप, मैंने एक ही आर्गुमेंट टेस्ट कर रहा हूँ तो काउंट इफ ले रहा हूँ मैं, अदरवाइज काउंट इफ्स भी ले सकते हो आप। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें ये वाला चेक करना है और इसका रेंज यहीं से यहीं तक हो। तो देखो मैं दूसरे वाले को इसलिए लॉक नहीं करूँगा क्योंकि दूसरे वाले को लॉक कर दूंगा ना तो ये फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं कभी, क्योंकि हमारा पहला वाला जो होता है वो पहले वाले सेल के लिए स्टार्टिंग के लिए होता है, सेकेंड वाला जो होता है वो लास्ट वाली सेल के लिए होता है। तो हमें पहले वाले को लॉक करेंगे, पहले वाले को लॉक किया हमने। अब यहाँ पे हमें काउंट किसको करना है, काउंट खुद का अपने आप में इसे करना है। जैसे यहाँ पे होगा तो एप्पल का करे, यहाँ पे हो तो बनाना का करे। तो अब यहाँ पे हम हार्ड कोड ना करके इसका मैनुअल रेफरेंस पास करेंगे और इसे भी हम अनलॉक रखेंगे, सो दैट कि ये नेक्स्ट रो में जब पहुँचे तो ये बढ़ता रहे। सॉरी,
अगर मैं हर एक में करता हूँ तो फिर ये एप्पल होगा तो सबको ये 1 1 बताएगा या 2 2 बताएगा। हम इसे हार्ड कोड ही रखेंगे, सॉरी। किसी का ले लो, जैसे मैं एप्पल का ले लेता हूँ अभी के लिए। तो देखो यहाँ पे एप्पल एक बार मिला, फिर जब दूसरे में आएगा, मैं फॉर्मूला को कंट्रोल डी करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे भी अभी एप्पल उसे एक ही मिला है, यानी इस रेंज से इस रेंज तक एक ही मिल रहा है एप्पल। देन आप इसे फुल्ली ड्रैग कर दो, तो अगर आप देखो इसे एप्पल सब जगह पे एक ही मिल रहा है। अगर मैं किसी को वापस से मैं इसे एप्पल कर दूं, तो अब आप देखोगे ना सारी की सारी चीज़ें ये दो हो गई। दो इसलिए हुई क्योंकि जब ये रेंज यहाँ पे जब आया हुआ है, तो इसका रेंज ना अब यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। तो एक एप्पल इसे यहाँ पे मिला है, सेकेंड एप्पल इसे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दो बता रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो अब वो यहाँ से यहाँ तक रेंज पे काउंट इफ लगाएगा और इस रेंज में चेक करेगा एप्पल है क्या। तो एक एप्पल उसे यहाँ पे मिल रहा है, एक एप्पल यहाँ पे मिल रहा है, देन वो इस तरीके से दो बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर ना। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक और कंडीशन पास कर दूंगा मैं, कि ये वाला जो चीज़ें है ना ये खुद उसी सेल का टेस्ट करे। अब जैसे उसी सेल का टेस्ट करे तो फिर ये वाली चीज़ें जो है मैं बोल दूंगा इफ़ के थ्रू मैं बोल दूंगा, या फिर उस सेल का जो रेफरेंस है उसके थ्रू बोल दो आप। तो अब इसमें जो है मैंने मैंगो लिया हुआ, तो मैंगो मिल नहीं रहा था, मैंगो यहाँ से मिलना शुरू हुआ है, तो इसलिए अब इसके बाद उसकी नंबर्स आनी शुरू हुई है। तो यहाँ पे मैंगो अब इस रेंज से अगर आप देख रहे हो तो मैंगो यहाँ से यहाँ तक एक ही बार मिला है, यहाँ तक भी एक ही बार मिल रहा है मैंगो उसे। इस रेंज में एक बार मैंगो यहाँ पे मिल रहा है, फिर और कहीं नहीं मिल रहा, तो इसलिए यहाँ पे भी एक है। लेकिन जैसे वो यहाँ पे आ रहा है तो मैंगो एक मैंगो यहाँ पे मिल रहा है उसे 6 नंबर रो में और 9 नंबर रो में, तो यहाँ पे दो बता रहा है। फिर अगेन दो बता रहा है क्योंकि ये रेंज अभी भी सारे के लिए अप्लाई हो रहा है, देन यहाँ पे 3 बता रहा है। अब जो तीसरी बार जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि एक इफ़ कंडीशन ले लेता हूँ मैं, जिसके थ्रू मैं ना हर एक रो को मैं हार्ड कोड करके मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज आप कहीं पे लिख के उसके रेंज रो को ना लॉक करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं हार्ड कोड ही करूँ मैं। जैसे अगर कहीं पे मान लो मैंगो लिखा हुआ है, मैंने मैंगो यहाँ पे लिख दिया, मैंने मैंगो यहाँ पे लिख दिया, तो अब ये वाली जो चीज़ें है ना इसको इफ़ कंडीशन के थ्रू कर लो आप। तो इफ़ कंडीशन दे दी मैंने, और मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला हमारा मैंगो है क्या, तो इसे मैं फ्री रखूँगा, मैं लॉक नहीं करूँगा, और मैं इसे लॉक करूँगा मैं, क्योंकि इसी के साथ टेस्ट करना है और मैंगो को मैं कभी चाहूँगा नहीं कि बढ़े। और फिर इसके आगे मैं ब्लैंक ब्लैंक कर देता हूँ मैं। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इफ़ वाला पता होगा, ये वाला देखो इफ़ का कंडीशन है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये वाला लॉजिक टेस्ट करेगा कि A2 जो है ये G2 के बराबर है क्या, यानी कि जो एप्पल है ये मैंगो की इक्वल है क्या। तो ये अगर ट्रू होता तो ये वाला काउंट देता आपको, और अगर फॉल्स होगा तो ये मैंने इसमें ब्लैंक रखा है तो ये ब्लैंक छाप देगा। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक मिल रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो जहाँ जहाँ पे काउंट मिलेगा, जहाँ जहाँ पे ये इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि ये वाला जो है सेल जहाँ पे मैंगो की इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, वहाँ पे ये वाला काउंट दे देगा। फिर इफ़ एल्स वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये वाली ब्लैंक वाली कंडीशन ये नहीं होगी, और ये इसका काउंट देता रहेगा आपको। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे जब भी मैं आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखो ये मैंने लॉक किया है मैंगो को, यानी G2 जो हमारा पूरी तरीके से लॉक है वो आगे बढ़ेगा नहीं। अब ये यहाँ पे टेस्ट करेगा ये G2 मैंगो की इक्वल है क्या, तो हाँ ये बोलेगा ट्रू। अगर आपको फॉर्मूला इवेलुएट करनी है तो F9 करके आप चेक कर लो, ये ट्रू हो गया तो ट्रू होते ही ये वाली कंडीशन टेस्ट करेगा, चेक करेगा, इस पर जो भी फार्मूला लगे रहेगा ये उसका ऑपरेशन करके आपको दे देगा, ये यहाँ पे 1 दे देगा, और ये वाली चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, लास्ट वाली चीज़ें, तो इसका काउंट 1 आएगा। मैं स्किप करके बाहर निकल आता हूँ मैं, तो यहाँ पे इस तरीके से 1 दे रहा है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? नॉर्मल इफ़ का कंडीशन ये होता है, मैं बता देता हूँ, अभी आगे एक्सप्लेन फिर से करूँगा मैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे लॉजिक टेस्ट है, लॉजिक टेस्ट का मतलब ये होता है कि उसका आंसर ना ट्रू या फॉल्स में आएगा, वो लॉजिकल होता है। जैसे इसका कोई फॉर्मूला के थ्रू नहीं टेस्ट कर पाओगे, आप उसे लॉजिक से सोच के या इमेजिन करके आप उसे टेस्ट करोगे। जैसे मैंने बोला कि जो 5 है 2 के इक्वल है क्या, तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि ये एक कॉमा लगाओ, देन ये ट्रू और फॉल्स वाली जो चीज़ें हैं आप इसे दो या मत दो। लेकिन अगर मैं अभी के लिए मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि कॉमा लगाने के लिए बोल रहा है, बाकी स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो वो दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे अगर कोई हम जब देते नहीं है तो जो हमारी जो फॉल्स होती है, जीरो वाली जो चीज़ें होती है वो सॉरी, अगर मैं मान लो नहीं दूंगा, इसमें तुझे सही बता रहा है लेकिन ये जीरो भी बताता है। मैं अगर मैंने बोला 5 जो है डज इक्वल टू 3 + 2 है क्या, तो मैं एक कॉमा देता हूँ। जो 5 के बराबर है क्या, देखो मैं ये चीज़ें बोल रहा था कि अगर आप इसके आगे, इफ़ के आगे अगर आप कुछ देते नहीं हैं, देखो इफ़ के आगे लॉजिक टेस्ट किया मैंने 5 = 5, अगर मैंने कुछ दिया नहीं यहाँ पे तो ये ट्रू वाले जो कंडीशन होगी यहाँ पे ये जीरो प्रिंट करेगा, ये जीरो प्रिंट कर रहा है। तो बेस्ट होगा कि आप यहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ आप आर्गूमेंट्स यहाँ पे देते रहिए, ठीक है। और अगर जब भी नहीं होगा तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, तो जीरो और फॉल्स प्रिंट कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप हमेशा देते रहिए कोई वैल्यू, सो दैट कि आपका जो इनपुट है वो हमेशा करेक्ट आता रहे। तो आप इस तरीके से देते रहिए, 1 ट्रू के लिए, 0 के लिए फॉल्स। तो अब 5 देंगे तो ये 1 देगा। तो सेम ये चीज़ें यहीं यहाँ पे भी है कि अब मैं जैसे मैं चाहता हूँ कि ये अगर चीज़ें अगर मैच कर जाए, अगर ये इक्वल होगी, अगर ये ट्रू होगा तो मैं बोलूँगा मैच या इक्वल, कुछ भी बोल लो आप। अगर नहीं हो तो मैं बोलूँगा नॉट इक्वल। तो अब देखो 5 जो है 2 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये नॉट इक्वल वाला जो है हमारा आउटपुट आएगा। मैंने मैसेज दिया है हार्ड कोड में, स्ट्रिंग है तो मैंने डबल कोड के अंदर लिखूंगा मैं, ठीक है। अगर कोई रेफरेंस होता तो मैं रेफरेंस पास करता, वैल्यू होती नंबर्स होती तो मैं डायरेक्ट 5 10 ऐसे लिख देता बिना सेमीकोलन के। तो देखो ये नॉट इक्वल बता रहा है, लेकिन जैसे मैं इसे बोलूँगा 5 = 5 तो ये मैच देगा। अगर मैं बोलूँ 5 जो है हमारा 2 + 3 के इक्वल होगा क्या, तो ये हाँ 5 जो है हमारा, इसका जो सम अप करोगे तो 3 + 2 5 होगा, तो ये वाला 5 = 5, तो हाँ ये इक्वल होगा। जैसे ये ट्रू होगा तो ये मैच वाला प्रिंट हो जाएगा। तो सेम चीज़ें यहीं इसमें यहाँ पे भी हो रही है। जैसे अगर आप देख रहे हो तो ये वाली जैसे चीज़ें, ये वाली एप्पल जो है मैंगो की इक्वल होगा अगर, तो ये वाली काउंट आ जाएगी। और अगर आपको टेस्ट करनी है तो Alt+TUF करके भी आप यहाँ से टेस्ट कर लो। आप ये देखो A6 जो बोल रहा है, A6 को आप इवेलुएट करो, तो ये A6 की वैल्यू अब मैंगो हो गई। अब ये टेस्ट करा मैंगो के इक्वल है क्या, एक बार आप और करो, तो ये बोला हाँ ट्रू है। ट्रू होते ही अब जो नेक्स्ट कंडीशन है ये वाली चीज़ें एग्जीक्यूट होगी। तो अब आप देखो इसका काउंट में जो भी फॉर्मूला लगा है उसका काउंट आएगा, तो काउंट 1 आ गया। और अब की बार ये 1 है, 1 छप जाएगा यहाँ पे। सेम अगर आप यहाँ पे भी देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं Alt+TUF करके, तो अब यहाँ पे आप देखो तो ये वाली जो चीज़ है जैक फ्रूट मैंगो की इक्वल होगी क्या, नहीं होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होते ही ये काउंट वाला ना चल के अब ये वाला जो लास्ट वाला है ब्लैंक वो छप रहा है। इस तरीके से आप फार्मूला यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तो ये आप यहाँ से रनिंग काउंट भी निकाल पा रहे हो। रनिंग काउंट का मतलब कि रन टाइम में काउंट जहाँ पे मैच हो रही है वहाँ पे इसका काउंट बता रहा है कि पर्टिकुलर चीज़ें कहाँ पे मैच हो रही है, ठीक है। आगे जो है आप यहाँ से देखना चाहो, मैंने देख के सारी चीज़ें लिखी है। एग्जाम्पल आप काउंट इफ हो चुका है, एग्जाम्पल आप सम इफ्स, अच्छा सम इफ्स बच रहा है, ठीक है सम इफ्स। सम इफ्स और काउंट इफ्स में दिखने में एक ही जैसा लगेगा, बट ये चीज़ें ध्यान रहे, जो काउंट इफ होता है वो ना उसकी रिपीटेशन को काउंट करता है। जैसे मैं बोलूँ कि एप्पल का काउंट बताओ तो वो बताएगा एप्पल यहाँ पे 2 बार है, 4 बार है, ऑरेंज 1 बार है, 5 बार है, जितनी बार हो वो उसका काउंट बताएगा। और जैसे मैं बोलूँ कि आप काउंट बताओ तो वो हमें ये चीज़ें काउंट बताएगा। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो हम किसी नंबर का रिपीटेशन पूछ रहे हैं कि अगर जो 17 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, या ग्रेटर देन जो 70 है वो कितनी बार वैल्यू है, लेस देन 17, लेस देन 10 ये वाली वैल्यू कितनी बार है। और सम इफ्स में ना हम उसका उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसका ना समेशन कराएंगे, यानी एडिशन करवाएंगे।
तो देखो सम इफ जैसे काउंट इफ्स होता है वैसे सम इफ एंड सम इफ्स दोनों होता है। तो अब जैसे मैं बोलो, मैं जैसे मैं कहूँ कि मैं सम इफ में पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे देखो सबसे पहले आपसे रेंज पूछ रहा है। रेंज में आप वो चीज़ें देंगे जिस पे आपको ऑपरेशन करनी है। जैसे मैं मान लो ये चीज़ें मैं रेंज ही देंगे, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी। तो ये चीज़ें मुझे इस पे कंडीशन लगानी है, तो मैं इसका सम करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे रेंज में मैंने वो रेंज दिया। अब क्राइटेरिया जो है हमारी, मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि मुझे जहाँ पे एप्पल है ना उसका मुझे सम दो, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में मैं इसे बोलूँगा कि इसमें क्या हो, एप्पल हो। और देखो लास्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब है इसे आप दो या मत दो। अगर नहीं दोगे तो जे जो पहले आपने कॉलम दिया है ये उसी का आपको सम करके दे देगा। सॉरी, रेंज क्राइटेरिया। रेंज, अच्छा सॉरी, पहले ये चीज़ें देंगे, एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मुझे सॉरी, ये हमारा काउंट से थोड़ा इसमें जो आर्गुमेंट होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें पहले ही हम वो चीज़ें पास करेंगे भाई। पहले जो हमारा सॉरी, इसमें सम इसमें बोला है पहले हम रेंज देंगे, रेंज के इमीडिएट बाद क्राइटेरिया देंगे, फिर उसके बाद आप सम रेंज देंगे, ठीक है। ये सम रेंज उस सिचुएशन में आप स्किप करेंगे अगर आप उसी सेम फील्ड में हैं, तब ये आप वहाँ पे स्किप कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि जो एप्पल है आप एप्पल का मुझे सम इफ करके दो, तो यहाँ पे एप्पल जो हमारा एक बार है, खाली एक ही बार एप्पल है, तो यहाँ पे हमारा जो है सम इफ एक ही बार दे रहा है। अगर मैं इसे भी एक कर दूँ, मैं सम एप्पल कर दूँ, तो ये दोनों का समेशन देगा, दोनों का सम हो रहा है 39, तो 39 दे रहा है। एक चीज़ें और इसे होनी चाहिए, चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं मान लो रेंज देता हूँ, मैं रेंज में मैंने बोला कि ये वाली चीज़ें जो है ग्रेटर देन 20 हो, सॉरी ग्रेटर देन 30 कर लेता हूँ मैं। सो देखो सेम ही चीज़ें हैं। अगर मैं इसे भी मैं कुछ कम या ज़्यादा करूँ, मैं जैसे मैं मान लो इसे 20 करता हूँ, मैं 20 करूँ मैं, तो देन ये इसका 102 आ रहा है। सिंपल सी कहने का मतलब ये है, अगर आप इसमें देखो तो इसमें मैंने 3 आर्गूमेंट्स दिया है और इसमें मैंने 2 आर्गूमेंट्स दिया है, दोनों में फ़र्क ये है। एक बार आप फार्मूला को आप ध्यान से देखो, समीप किस तरीके से लग रहा है ये, सॉरी समीप, समीप में जो बोला है कि ये रेंज होनी चाहिए, सेकंड नंबर पे क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी जो रेंज है आपका उस पर कौन सा आप कंडीशन लगा रहे हो। तो अगर हम जैसे मान लो इस वाले फार्मूला में अगर देखो आप, जिसमें मैंने 102 आया हुआ है, तो इसमें मैंने सीधा जो मेरा सेल्स है सेल्स पे मैंने लगाया हुआ है कि जो सेल्स है ना, सेल्स 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर ये सेम कॉलम है, उसी पे हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएगा, जो भी एडिशन का है, तो उसके लिए अलग से देने की ज़रूरत नहीं। अगर दोगे भी तो भी कोई गलती नहीं है, तो भी आपका फॉर्मूला आएगा। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का यही मतलब है कि ये ऑप्शनल इस सिचुएशन में हो पाएगा। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में देखो, पहले वाले सिचुएशन में देखो, तो आप पहले जो रेंज है, रेंज आप प्रोडक्ट को बता रहे हो, देन आप क्राइटेरिया लगा रहे हो फिल्टर करने के लिए, एप्पल पे अपने क्राइटेरिया लगाए कि ये एप्पल के इक्वल हो। तो फिर अब ये दोनों चीज़ें हो गई, यानी रेंज हो गया आपका, क्राइटेरिया हो गया। अब जब सम रेंज वाली जो फील्ड है वो आप सेल्स का आप यहाँ पे दोगे, तो यहाँ पे आप 3 पैरामीटर देंगे, और अगर आप सेम कॉलम में है जिसमें कि आप उसी कॉलम में वैल्यू है और उसी पे आप कंडीशन दे रहे हैं और उसी का समेशन भी चाह रहे हैं,
तो एक ही कॉलम में सारी चीज़ें हैं, तो आप दो ही पैरामीटर दे के आप काम कर पाएंगे। एक रेंज दे दो, दूसरी आप क्राइटेरिया दे दीजिए, आपका सम हो जाएगा। ठीक है। और ये जो थर्ड चीज़ है सम इफ्स है, सम इफ्स में आप यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन दे पाओगे आप। जैसे सम इफ्स आप इस तरीके से लिख रहे हैं, देखो आप ये चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जो हमारा काउंट होता है, काउंट में हम पहले रेंज दे के जिसका हमें काउंट चाहिए उसका रेंज दे के कंडीशन दे देते हैं और हमारे पास आ जाती है। बट सम में पहले हम वो वाली फील्ड देंगे, फिर क्राइटेरिया देंगे, फिर उसके लास्ट में हम जिसका समेशन चाहिए वो देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफर है काउंट इफ में, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। बट आप जब दोबारा लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि नहीं, ये चीज़ें हम उस तरीके से करके देख लो, समझ में आ जाएगी। तो अब सम रेंज है, सम रेंज में आप ये चीज़ें देख लो। सम रेंज जो है जिसका सम करना है आप उसका देख लो। इसने देखो सबसे पहले लिख भी दिया है, जब आप सम इप्स लगाएंगे तो जिसका आपको सम करना है ना, वो वाली न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आप उसे ले लीजिए, उसे ले लो आप। देन फिर आप कॉमा लगाओ और ये सारी पे क्राइटेरिया आनी शुरू हो गई। तो देखो ये लिखा है ना, क्राइटेरिया का जो रेंज है वो लो आप। तो क्राइटेरिया का रेंज जैसे मैं मान लो ये ले लेता हूँ मैंने इसमें बोला है कि जो ना जयपुर हो, जयपुर हो। एक और मैं क्राइटेरिया लेता हूँ मैं बोलता हूँ कि वो प्रोडक्ट ना एप्पल हो। तो देखो सेकंड में आ गया, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो यानी आप सेकंड क्राइटेरिया दो या मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक भी क्राइटेरिया से आपका कम कर सकता है। तो मैंने इसमें लिख दिया, कॉमा लगाओ आप और यहाँ पे आप एप्पल लिख दो। अब इसे आप क्लोज करो, एंटर मारो। तो देखो ये 17 बता रहा है। तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली में चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क है। ऊपर वाले में आप पहले आप क्राइटेरिया दोगे, देन लास्ट में आप सम वाली रेंज दे रहे हो, ये C2 से C11 देख रहे हैं। जबकि सम इप्स में थोड़ा सा इसका डिफर है, आप पहले ही सम वाली वैल्यू दे रहे हो जो C2 से C11 तक है। तो दोनों में ये माइनर सा फ़र्क है। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे आप ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ गलती है हमारी। अगर कहीं पे देखो यहाँ पे 17 बता रहा है, तो हमारा 17 जयपुर और एप्पल एक ही है। और कहीं पे भी हमारा जयपुर एप्पल नहीं है, और अगर एप्पल है तो जयपुर नहीं है। अगर मैं इसे जब मैं जयपुर कर दूं तो देखो ये इसका ये वाली हमारी सम हो जाएगी, यानी 79 टू 39, तो हमारी 39 हो गई। तो इस तरीके से सम और सम इफ्स चलेगा आपका। वापस से हम आते हैं, जो मैंने नहीं बताया था, मैंने बताना जरूरी था, मैंने बताया। अब हम आते हैं ना काउंट इफ पे आते हैं। ये मेरा ना कुछ उल्टा हो चुका है मुझे लगता है। अच्छा ठीक है, ठीक चल रहे हैं हम। काउंट टिप्स भी हो चुका है हमारा। हाँ, सम इफ्स बताया मैंने। एवरेज इफ, एवरेज इफ भी वैसा ही है जैसा हमारा सम इफ काउंट इफ होता है। तो जैसे हम सब में कंडीशन पास करते हैं वैसे हम इसमें भी कंडीशन पास करेंगे। अब एवरेज इफ में मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। अब जैसे मैं बोलूँ कि मुझे ना एवरेज निकाल के दो, जो सेल्स है, जो सेल्स ना ग्रेटर देन 20 है, तो मैं यहाँ पे एवरेज इफ का फॉर्मूला लिखूंगा मैं। एक ही पैरामीटर है तो आप एक ही दे लो, मल्टीपल देना चाहो तो आप एवरेज इफ्स भी यूज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे इस पे मुझे देना है तो मैं अपना क्राइटेरिया वाला जो है वो मैं दे दूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्राइटेरिया में सॉरी, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने बोल दिया 30, मैंने बोल दिया या 20, कुछ भी बोल लो। तो इसका आप अगर आप एवरेज देखो तो ये 25.5 बता रहा है। तो आप अगर आप फिल्टर लगा के देखने की कोशिश करो, मैंने 20 से एबव पे लगाया हुआ है। तो इन सबको एक्सक्लूड कर दो जो भी 20 से एबव है। हाँ ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो तो ये एवरेज 15.5, कुछ गड़बड़ है, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार।
एवरेज इफ लगाया मैंने और रेंज दे दी हमने। एंड क्राइटेरिया में जैसे मैंने मान लो बोल दिया ग्रेटर देन 20, अच्छा सॉरी, तो अभी ये 25 बता रहा है ये। हम्म, अरे सॉरी, मैं ग्रेटर देन 25 लगा रहा हूँ ना, तो फिल्टर भी ग्रेटर देन 25 करूँगा मैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं लेस देन वाला समझ रहा था मैं, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखो तो 25.5 नीचे बॉटम में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एवरेज। अदरवाइज आप सब टोटल से भी करके चेक करना चाहो तो वो भी फिल्टर्ड आइटम को एक्सक्लूड करके आपको बता देगा। तो ये हमारा एवरेज इफ का था। और सेम अगर आपको दो से ज़्यादा कंडीशन लगानी है तो अब आप एवरेज इफ का यूज करेंगे। तो एवरेज इफ्स करेंगे, मल्टीपल सिचुएशन है तो हम एवरेज इफ्स करेंगे। तो एवरेज इफ्स भी सम इफ्स के ही जैसा है, जिस पे हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो वाला रेंज आप पहले ले लो। तो ये वाली रेंज मैंने जैसे पहले ले ली, एंड देन जो हमें कंडीशन लगानी वो कंडीशन लगा लो आप यहाँ पे। जैसे मैंने बोला जो सिटी है वो जयपुर हो या कोई भी हो, सिटी हो जयपुर हो या कोई भी हो, देन ये प्रोडक्ट में आपको जो लेने का मन करे आप वो ले लीजिए, या आप एक्सपेंस पे लगाना चाहो तो आप एक्सपेंस पे लगा लो। तो ये जो, अच्छा सॉरी, ये इसी के अकॉर्डिंग लगाओ सही रहेगा। मैंने बोला कि इसका सेल्स का एवरेज मुझे निकाल के दे दो, और जो हमारा ये एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूँ या सेल्स की बात कर लो आप, सेल्स जो ग्रेटर देन 20 है, ठीक है। तो एक कंडीशन आप लगाओ यहाँ पे और इसे बोलो ग्रेटर देन 20, ठीक है। आप कॉमा लगाइए, देन नेक्स्ट क्राइटेरिया आप दो, और अब आप बोल रहे हो कि जो लेस देन 30 हो, तो लेस देन 30 आप ये चीज़ें कर लो। एक चीज़ें आप और भी देख लो, जो हम यहाँ पे ग्रेटर देन 20 लगा रहे हैं ना, तो शायद कहीं कहीं पे आपको ये इस तरीके से भी लिखी हुई दिखाई पड़ेगी, यानी इसको आप इसके साथ में एम परसेंट के साथ आप लॉक अटैच कर रहे हो, कॉन्केटेनेट कर रहे हो, तो भी हमारा फॉर्मूला सही है। तो कहीं कहीं पे आप देखोगे, अगर एक ही में लिखोगे आप तो भी सही है, अगर आप अलग अलग लिखोगे तो भी सही है, लेकिन आप उसे एम परसेंट के साथ आप उसे कॉन्केटेनेट करोगे, देन आप इसे, ठीक है। और वैसे ही ये वाला भी है, आप जैसे ये इसने एक्सपेंस पे लगाया हुआ है और एक्स्ट्रा अर्न पे लगाया है, तो आप देखना कोई इशू होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा फिर से एक्सप्लेन करने की। बट मैं चाहता हूँ फिर मैं आगे चलूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। और यहाँ पे जैसे जो चीज़ें लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है, ये हर जगह पे मैंने लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो जो एवरेज इफ्स का है उसमें ये वाले पैरामीटर होंगे, पहले जो एवरेज रेंज होगा, तो एवरेज रेंज में मैंने ये लिखा है द रेंज टू एवरेज, जिसका हमें निकालना है। फिर क्राइटेरिया 1 में आपने वो क्राइटेरिया देनी है जिसके अकॉर्डिंग आप कंडीशन लगाओगे, और वैसे ही फिर ऑप्शनल करके मैंने आगे की चीज़ें लिखी है, आपको करना हो तो आप कर लीजिए। हम आते हैं डी काउंट पे। तो डी काउंट जो हमारा होता है, ये इसे डेटाबेस फंक्शन भी बोलते हैं। ये इसका मतलब जैसे फिल्टर में हमने एडवांस फिल्टर में वो चीज़ें देखी थी, ये भी वैसी ही चीज़ें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। जहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए आप वहाँ पे वो चीज़ें आप यूज करोगे। जैसे मान लो हमें यहाँ पे कोई वैल्यू चाहिए और हमें यहाँ पे कोई कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काउंट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे तो मैं यहाँ पे डी काउंट की बात कर रहा हूँ। आपको पता है जो काउंट होता है हमें वो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, आप क्लियर ना। अगर आपको काउंटा चाहिए तो डी काउंटा लिखोगे आप। तो ये वाली जो हमारी ये वाली कंडीशन है, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी वो काउंट देगा। यानी कंडीशन हमारी है कि सिटी जो है वो पुणे होगी, और सेल्स जो है यानी ये वाला कॉलम वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, और जिसका आप काउंट चाहोगे वो कॉलम का नाम आप यहाँ पे सप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो जैसे देखो मैं डी काउंटा लिखता हूँ, मैं डी काउंट लिख रहा हूँ मैं।
तो डी काउंट मैंने लिखा, तो जो डेटाबेस है हमारा, जो मेन डेटाबेस है या टेबल, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं, यानी ये वाला हमारा डेटाबेस है। अब आप कॉमा लगाओ, और ये फील्ड है, इसी फील्ड में आप बोलेंगे कि हमें क्या चीज़ काउंट चाहिए, किसका काउंट चाहिए। आप प्रोडक्ट का काउंट चाहो, सीटी का चाहो, सेल्स का चाहो, एक्सपेंस का चाहो, एक्स्ट्रा अर्न का चाहो। तो जैसे मैं कहता हूँ मुझे चाहिए प्रोडक्ट का काउंट चाहिए, ओ सॉरी, तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा, ये जो यहाँ पे जो हेडर है ना, ये सारे हेडर सेम होने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट है तो ये वाला प्रोडक्ट्स कर दो, ये इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का काउंट चाहूँगा तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूंगा, और हार्ड कोड करके मैं लिख रहा हूँ। रेफरेंस के थ्रू भी आप लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। ये फील्ड के लिए आप लिखोगे कि ये पर्टिकुलर फील्ड का हमें काउंट चाहिए। और क्राइटेरिया में, अब ये जो आपके पास बनी बनाई क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, क्राइटेरिया सेलेक्ट हो गया, अब आप एंटर मारिए। तो अब ये देखो आप, आपका जो है डी काउंट जीरो बता रहा है। अच्छा सॉरी, काउंट जो है हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे लेंगे, तो प्रोडक्ट का हम काउंट नहीं ले सकते, क्योंकि ये प्रोडक्ट में सारी वैल्यू जो स्ट्रिंग है, नाम है, और ये हमारा काउंट वाला फंक्शन है डी काउंट, तो ये इस पे वर्क नहीं करेगा। आप कोई और दूसरा ले लो, जैसे आप सेल्स ले लें या एक्सपेंसेस ले लें, तो इसलिए वो जीरो बताया उसने, उसे कोई उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिली नहीं। अब मैंने एक्सपेंस लिया, अब वो एक्सपेंस में हमें सही वैल्यू बताएगा। ये अब की बार इसने बताया है 2 है। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा लो, पुणे पे फिल्टर लगाओ और ग्रेटर देन 2 पे लगाओ फिल्टर। पुणे पे लगाया मैंने फिल्टर, और ये ग्रेटर देन 10, तो 2 ही है, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 10 है, मैं फिल्टर नहीं लगा रहा मैं। तो अब देखो यहाँ पे एक्सपेंस में 2 आइटम ये बता रहा है यहाँ पे आपको डी काउंट। ठीक है, और इसमें एक चीज़ है कि जो हमारी फील्ड वाली जो पैरामीटर है, फील्ड वाली पैरामीटर को आप ऑप्शनल भी रख सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑप्शनल नहीं देंगे तो ये पूरे के पूरे जो है टेबल के रो को बताएगा। जैसे देखो, डी काउंट है, डी काउंट में डेटाबेस लिया हमने। ठीक है, अब हमें फील्ड नहीं चाहिए, मैं किसी एक फील्ड का नहीं बात पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि पूरी की पूरी जो कॉलम है उसका मुझे काउंट दे। तो मैं इसे ब्लैंक रखता हूँ, और देखो ब्लैंक रखने के लिए मैंने एक कॉमा लगा के आगे बढ़ गया। अदरवाइज मैं यहीं पे लिखूंगा ना तो वो उसे फील्ड का ही पैरामीटर मानेगा। तो मैं एक आगे बढ़ता हूँ और मैं क्राइटेरिया यहाँ से दे देता हूँ मैं। अब ये देखो अभी भी ये 2 बता रहा है, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा रो है वो 2 ही है। और जैसे यहाँ पे एक्सपेंसेज में था, एक्सपेंस में अगर मैं कोई चीज़ में जैसे मान लो पुणे पे मैंने लगाया था, तो अगर मैं पुणे की कोई वैल्यू में डिलीट कर रहा हूँ तो देखो ये एक हो जा रही है, क्योंकि अब की बार वो काउंट कर रहा है, तो एक ही मिल रहा है पुणे पे। खाली यहाँ पे उसे पुणे मिला, यहाँ पे नहीं मिला, ये वाली वैल्यू नहीं मिली उसे, तो इसलिए उसने उसको 1 कर दिया। ठीक है, और जबकि ये वाला हमारा पूरा का पूरा टेबल में जो रो है वो उसे काउंट करा, क्योंकि हमने अब की बार में कोई फील्ड नहीं बताया, यहाँ पे हमने फील्ड स्किप करके आगे बढ़ गए। तो दोनों का ये डिफरेंट है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? काउंट हो चुका है, डी सम की देख लेते हैं हम। अब हम जैसे हमारा काउंट काउंट था या काउंटर था, वैसे हमारा डी सम होता है। फ़र्क उसमें ये है कि इसमें हम खाली, बाकी में हम जो था काउंट मांगते थे, इसमें हम उसका एडिशन मांगेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो हम फील्ड के लिए देंगे वो फील्ड हमारी ना न्यूमेरिकल फील्ड होनी चाहिए। जैसे हम सेल्स का मांगे, एक्सपेंस का मांगे, या एक्स्ट्रा अर्न का मांगे हम। जैसे सपोज मेरी एक टेबल है जिसमें सिटी है, प्रोडक्ट है, सेल्स है, कितना अमाउंट, कितने अमाउंट का जो सेल हुआ था, इसमें एक्सपेंस कितने आए, किस सिटी में किस प्रोडक्ट का कितने एक्सपेंस है, और हमने एक्स्ट्रा कितना अर्न किया है। तो सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। और जैसे मैंने सबके आगे लिखा है कि क्या क्या सिचुएशन है। तो देखो काउंट वर्सेस काउंटा मैंने इसलिए यहाँ पे ध्यान देने के लिए लिखा है कि आपने ये चीज़ें नोट करो कि हम यहाँ पे सम मांग रहे हैं। तो काउंट वर्सेस काउंटा का वो चीज़ें भी आप ध्यान रखना कि ये काउंट और काउंटर ना होके ये यहाँ पे सम है। कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है ध्यान ना आने पे। और तीसरा जो है दूसरा वाला जो है विद फील्ड पैरामीटर। चलो देखते हैं, दोनों ही तो सेम है, इसमें अलग क्या है। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या मैं बताने जा रहा हूँ मैं, अच्छा डी सम।
डी सम बताना चाह रहा हूँ। तो सेम यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, जो डेटाबेस है डेटाबेस ले लो आप। जो आपको चाहिए, जैसे मैं कहूँ कि मुझे सेल्स का चाहिए तो मैं यहाँ पे सेल्स लिख दूंगा, मैं सेल्स लिख दिया मैंने। और जो क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया वाला रेंज आप सेलेक्ट कर लो एंड देन आप एंटर मारो, 27 आ गया। और अगर जैसे मैं यहाँ पे मैं मान लो अपना ये चीज़ें डायरेक्ट आप यहाँ पे भी कहीं पे भी रेफ़र भी कर सकते हो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रेफ़र नहीं कर सकते। तो आप रेफ़र करो। तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करो, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे E1 को रेफ़र किया है एक्स्ट्रा अर्न, अगर एक्स्ट्रा अर्न कहीं और पे भी लिखा है तो हम वहाँ पे भी रेफ़र कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम यहीं पे रेफ़र करें, जहाँ मन करें आप वहाँ पे रेफ़र कर लीजिए। मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लगा दी। अब जैसे मैं इसे चेंज करूँ मैं कि ये मेरा सेल्स हो जाए, तो ये सेल्स का हो जाएगा, तो ये सेल्स का हो जा रहा है। तो वैसे ही और भी आगे की चीज़ें, तो यहाँ पे फील्ड पैरामीटर के साथ मैंने किया। और ये विदाउट, अगर इसमें देखो फील्ड नहीं दोगे आप, फील्ड देना आपको ज़रूरी है। तो अगर जैसे देखो फील्ड देना इसमें इसलिए ज़रूरी है, आप इसी को देख लीजिए। देखो इसमें मैंने फील्ड को स्किप कर दिया है। अगर आप फील्ड को स्किप करोगे वो, तो वो किसे जानेगा कि किसको सम करना है। रो तो वो काउंट कर सकता है पूरे टेबल में, बट वो उसे पता नहीं लगेगा कि किसे सम करना है, तो वो एरर थ्रो करेगा। इसमें फील्ड पैरामीटर मैंडेटरी होता है, स्ट्रिक्टली मैंडेटरी होगा आपके लिए। वैसे ही ये डी एवरेज भी है, डी एवरेज मैंने लिखा हुआ है, आप कर लेना, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, आपका टाइम बचेगा, हम आगे की टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर ना। अब हमारे पास एक नेक्स्ट जो फंक्शन है लार्ज एंड स्मॉल का फंक्शन है। हाँ, लार्ज एंड स्मॉल का फंक्शन है। इसमें हमारी सारी चीज़ें कवर हो गई मॉड्यूल 3 में। अगर किसी को लगता है कोई चीज़ें कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ें बच रही है, या कुछ चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप मुझे बताओ, मैं उसे फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। और मुझे नहीं लग रहा कि इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। आगे चलें? ठीक है। तो पहले मैं लार्ज का बता देता हूँ, देन उसके बाद मैं ये इफ़ वाला बताता हूँ मैं। तो जैसे देखो हमारे पास एक फंक्शन होता है मीन और मैक्स का होता है। जो मीन और मैक्स का होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए होता है। तो ये भी वैसे ही है, जो मिनिमम होगा, मिनिमम और मैक्सिमम हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही लगेगी। मीन और मैक्स का तो बहुत इजी है, कोई भी लगा लेगा फॉर्मूला। आपने मीन या मैक्स का लिखना है तो आप मीन लिखो सिंपली, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करके है, तो आप जो भी आपको देना है दे लीजिए। फिर से नहीं बता रहा मैं स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब। तो ये इसने बता दिया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 11 है इस रेंज में। और वैसे मैक्स का देखना है, आप यहाँ पे मैक्स कर दो आप, तो ये चीज़ें बता देगा कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 35 है। अगर मैं किसी को मैं चेंज करूँ 7 करूँ, तो देखो मिनिमम में ये 7 हो गया, ठीक है। लेकिन दिक्कत आपके लिए तब होगी जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि सेकंड नंबर का जो एकदम टॉप है, टॉप से सेकंड नंबर का जो सेल्स है वो बताओ आप मुझे। तो अगर आप इसमें देखें तो आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है 35 है, ठीक है। 35 के बाद सेकंड नंबर पे 23 है। तो अगर ये चीज़ें आपसे पूछी जाए सेकंड नंबर की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो बताओ, तो वो बताना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो मैक्स से आप नहीं कर पाओगे। मैक्स हमेशा आपको टॉप की वैल्यू देगा। हमारे लिए उसके पास एक लार्ज करके फंक्शन होता है और एक स्मॉल करके होता है। लार्ज जो होता है हमारा वो मैक्सिमम के ही जैसा वर्क करेगा, बट इसमें हमारे पास एक तीसरा पैरामीटर देने का ऑप्शन होता है कि कौन सी लार्जेस्ट नंबर की आप पोजीशन वाली वैल्यू चाहते हो आप। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं कहूँ कि लार्ज, मुझे ना सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू है वो दो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एरे एंड देन कॉमा करके 1 लिखा है, सॉरी एक पैरामीटर के लिखा है। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो ये सबसे बड़ी वैल्यू मुझे देगा। तो देखो 35 है, तो आप इसमें अगर चेक भी करेंगे तो 35 बताएगा। अगर मैं कहूँ कि इसमें ना मुझे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू दो, तो ये मुझे बताएगा कि 23 है, वो सेकंड नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू है इसमें। तो यहाँ पे 23 है, जो वो 35 के बाद है, यानी 35 ये है मेरा, 23 ये है। तो अब की बार इसने 23 बताया। बट अगर इसमें अगर मैं इससे पूछूं कि मुझे ना पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की वैल्यू चाहिए, वैसे स्मॉल वाला भी है। स्मॉल इसका एकदम उल्टा करता है, यानी एकदम सबसे कम, मैं बोलूं कि सबसे कम से जो सेकंड नंबर वाली पोजीशन है सेल्स, वो मुझे बताओ, तो ये वो बताएगा मुझे। तो अगर जैसे मैंने बोला कि मैं इसको बोला मैंने कि मुझे ना जो टॉप की है 1 2 3 वो मुझे सैलरी दो,
तो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि देखो, अगर कोई एक चीज़ें टेस्ट करनी है आपको, एक सेल नॉर्मली एक ही वैल्यू होल्ड कर पाएगा। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू होल्ड करनी है तो आप एरे फार्मूला यूज करो। तो जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट वाली मैक्सिमम, सेकेंड वाली मैक्सिमम, और ये थर्ड वाली मैक्सिमम। आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, इसका कोई मतलब है नहीं हेडर का। तो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा लार्ज लिखा मैंने, और जो मेरा रेंज है एरे का वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा मैं, एंड देन कॉमा लगाओ आप, और आप इस स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ। एरे के लिए मैंने बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। तो जो जो सैलरी आपको चाहिए, जैसे 1 चाहिए, 2 वाली चाहिए एंड 3 वाली चाहिए, आप इसे क्लोज करो और आप एंटर मारो। या देखो, अगर आप एंटर मारोगे तो फिर ये आपको करेक्ट आउटपुट नहीं देगा, आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारनी है, क्योंकि एंटर मारोगे तो ये जब हम किसी भी फार्मूला के साथ एंटर मारते हैं तो वो एक वैल्यू देता है, सिंगल वैल्यू देता है, जिसे आप स्केलर वैल्यू भी बोलते हैं। तो सिंगल वैल्यू देगा, सिंगल वैल्यू से तो हमें ये चीज़ें नहीं पता लगेगी ना कि सेकंड नंबर की सैलरी कौन सी है, थर्ड नंबर की सैलरी क्या है। तो अगर आप सिंगल फॉर्म वैल्यू देगी तो जाके हमें तीनों सेल में वो फार्मूला मैनुअली लिखना पड़ेगा, जो 1 नंबर की दो, सेकंड नंबर की दो, थर्ड नंबर की दो। लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें एक ही फार्मूला के थ्रू डायनामिकली वो कर देनी है कि हम उसे वहाँ तक ड्रैग कर लें, वो चीज़ें चेंज होती रहे डायनामिकली। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारूंगा। अगर मैं देखो एंटर मारा, मैंने एंटर मारा तो मेरी वैल्यू एक जगह पे तो दिखाई देगी, बट बाकी के लिए भी 35 सही नहीं शो करे। अच्छा सॉरी, मैंने लॉक नहीं किया है, लॉक करो। लॉक नहीं किया है तो ये हमारा जो फॉर्मूला था ना, मूव हो गया, ये इस साइड में आ गया है। तो देखो, रो एंड कॉलम मूव हो रहा है, तो हम अगर सेम रो में है तो रो तो सेम है, लेकिन हमारा कॉलम मूव हो गया। ये मूव होने वाला किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मेरे से पूछिए, क्योंकि ये अगर किसी को क्लियर नहीं होगा ना तो फिर दिक्कत होगी उन्हें समझने में बार बार। तो मैं इसे F4 के थ्रू टोटली मैं लॉक करता हूँ। मैंने लॉक कर दिया, अब एंटर मारा मैंने। अब देखो, मैं अगर मैं इसे ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ये सब पे 35 दे रहा है ये। तो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो मैं फिर से इसे, अभी आप डिलीट कर सकते हैं, ये नॉर्मल फार्मूला है, लेकिन जब ये एरे फार्मूला बन जाएगा तो आप इसे डिलीट नहीं कर पाओगे। तो अभी रखना है रखो, डिलीट करना है डिलीट करो, कोई इशू नहीं होगा हमें। तो अब मैं, हमारा जो फार्मूला है वहाँ पे आते हैं, फिर से एडिट मोड में जाएंगे, डबल क्लिक करके जाओ या F2 करके जाओ। अब की बार हम ना कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर एक ही साथ में होल्ड करके, कंट्रोल और शिफ्ट फिर एंटर मारो होल्ड रखने के बाद। तो ये एरे फार्मूला बन गया। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लग चुका है शुरू में और एंड में। अब आप इसे ड्रैग कर लो, ये आपको सारी वैल्यू सही से, सॉरी ड्रैग सही से नहीं हुआ। अगर देखो ड्रैग करने में आपको दिक्कत आ रही ना, तो आप ऐसे करो, पहले ये फार्मूला को नॉर्मली आप ऐसे जैसे ड्रैग करते हो वैसे ड्रैग कर लो। अब फिर F2 करो, F2 करने के बाद या एडिट मोड में जाने के बाद अब फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो। देखो फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा, अब ये सही हो गया सब जगह पे। तो देखो ये 35 हो गया। आप देखो सबसे हाईएस्ट जो है इसमें सेल्स 35 है, सेकंड नंबर की हाईएस्ट जो है 23 है, और ये थर्ड नंबर वाली 22 है। ये जरूरी नहीं है कि ये रो में ही जाएगा, आप इसे कॉलम में भी लेके जा सकते हो आप। देखो ये इस तरीके से आ जाए। अब F2 करो, अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारो, सॉरी ये एरे एक ही साइड में चलेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, मैं वो एरर आप एडिट नहीं कर सकते, इसके लिए वो एरर आया था कि वो एरे एक बार उधर गया तो एक बार इधर कैसे लेके आ रहे हो आप। तो पूरी एरे ले लो, और आपको जो कर रही हैं वो भी कर लो, आप 1 कर लो, 2 कर लो एंड 3 कर लो। तो जितने दूर में आपको चाहिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप एंटर मारो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप एंटर मारो। सॉरी, मैंने लॉक नहीं किया इसलिए गलती हुई। लॉक कर लो भाई, लॉक नहीं करोगे तो फार्मूला नीचे चला जाएगा, इसलिए लॉक करना जरूरी था। अब आप लॉक, अच्छा सॉरी, देखो मैंने एक दिन आपको बताया था कि अगर हम रो में चलते हैं तो मेरे पास जो चीज़ें होती है, अगर हम देखो रो में चलेंगे ना, तो मैंने एक दिन बताया था कि यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। अगर हम, सॉरी कॉलम में चलेंगे, यानी इस तरीके से अगर हम चल रहे हैं, इस तरीके से हम चल रहे हैं, तो ये कॉमा के थ्रू वैल्यू अलग होगी, यानी कि डेली कॉमा मैंगो कॉमा 18 कॉमा 1 कॉमा 1। अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो हमारी वैल्यू इस तरीके से होगी, मैंगो सेमी कॉलन, जैक फ्रूट सेमी कॉलन, चेरी सेमी कॉलन।
कन्फ्यूजन हो तो मैं टेस्ट करके दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये चीज़ें देखो मैंने सेलेक्ट किया और अब आप इसे इस तरीके से करो और F9 करो। तो देखो ये सेमी कॉलन है, तो जब मैं नीचे जाऊंगा ना तो मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा, अगर मैं रो में चलूंगा तो मैं कॉमा लगाऊंगा। तो अगर जैसे मैं वही चीज़ें जो मैं वहाँ पे 1 2 3 करके लिख रहा हूँ मैं, तो मैं वो चीज़ें ना कॉमा करके नहीं लिखूंगा, सेमी कॉलन करके लगाऊंगा, क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ। देखो जब मैं रो में ले रहा हूँ 15 1 3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे कॉमा करके है, तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन करके लगाऊंगा। मेरी ये गलती थी, सेमी कॉलन किया मैंने। तो अब ये चीज़ें समझ जाएगा कि हमें रो में चलना है, यानी नीचे के साइड में चलना है। तो मैं कंट्रोल से एंटर मारा मैंने, देखो ये हमारा सही हो गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, रो में चल रहे हो या कॉमा में कॉलम में चल रहे हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉमा या सेमी कॉलन लगाएंगे आप, ठीक है। एक चीज़ें और हो सकती है, जैसे इसमें आप मैनुअली 1 2 3 पास कर रहे हो आप। मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ करेगा या नहीं वर्क करेगा, बट कुछ होता है। अब जैसे मैं मान लो ये चीज़ें लेता हूँ मैंने एरे में, ये चीज़ें मैंने लिख दी 1 से लेके मैंने 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से पास कर रहा हूँ मैं। तो देन मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं एंटर मार रहा हूँ मैं। चलो ये वाली चीज़ें नहीं हो रही है, मैं श्योर नहीं था उस चीज़ के लिए। बाकी सेम उसी वे में आप स्मॉल के लिए भी चाहो तो आप कर सकते हो आप, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर ना, स्मॉल का नहीं बताया मैंने, खाली लार्ज का बताया है। तो सारी चीज़ें सेम ही रहेगी, जहाँ पे आप स्मॉल लिख रहे हैं, सॉरी लार्ज लिख रहे हैं, वहाँ पे आप स्मॉल लिखेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर ना है? साबाजीत, हाँ प्लीज़। अगर बड़ा डेटा हो, हाँ मीन्स 100 और 200 लाइंस का, और उसमें अगर बोला है कि टॉप 25, मुझे लार्ज टॉप 25 नंबर्स चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में तो देखो अभी भी जैसे आप यहाँ पे नॉर्मली लिख रहे हो, लास्ट मिनिमम वाले ना स्मॉल से चाहिए ना, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट चाहिए। तो आप यहाँ से 1 से लेकर 20 तक नंबर सप्लाई करेंगी। लेकिन एक चीज़ और होती है, मैं कर नहीं पा रहा या मुझे ध्यान नहीं है, मैं चलो देख के मैं बता दूंगा मैम, ठीक है मैम। अब ओके। इस तरीके से मैंने लिखने की कोशिश की मैं, बट लिख नहीं पाया। जैसे मैंने लिखने की कोशिश की थी, ये लार्ज करके मैंने लिखने की कोशिश किया मैंने। तो एक बार देखता हूँ कैसे लिखते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 1 से लेके 3 लिखूँ मैं, नहीं कर पा रहा मैं। चलो कोई नहीं, मैं देख के बता दूंगा मैं, अगर बड़ी वैल्यू है तो। अच्छा, मैं श्योर आप लोगों को कल बता दूंगा वो। और अभी जो हमारा लार्ज का हो गया, तो देन ये वाला लॉजिकल वाला था। लॉजिकल में मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए लिखा भी हुआ है। लॉजिकल सीखने से पहले जैसे एंड और इफ़ क्या होती है, वो चीज़ें भी होती है जो हम उसमें यूज करेंगे। और इफ़ पहले इफ़ देख लें, फिर उसके बाद हम लॉजिकल टेस्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्मली मुझे लगता है इफ़ वाला जो सिंपल है ऑलमोस्ट सभी लोगों को आता होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो देखो जैसे मेरा एक सिंपल सा है जो नॉर्मल एकदम वेरी इजी फॉर्मेट में इफ़ एल्स का होता है। तो इफ़ में हमारे पास पहले जो था लॉजिकल टेस्ट, फिर मैंने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों चीज़ें होती है, वो दो या मत दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं दोगे वो आप तो जीरो और फॉल्स के फॉर्मेट में देगा, बट कोशिश करो कि आप दो। तो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है C2, जो हमारा सेल्स है। सेल्स हमारा हार्ड कोडेड है, 20 से बड़ा होगा तो वो प्रॉफिट बताएगा, अगर उससे अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो प्रॉफिट बताएगा, अदरवाइज वो लॉस बताएगा। इसके अलावा अगर कुछ भी हो तो उसके लिए वो लॉस ही बताएगा। तो मैंने ये कंडीशन लिखा है। तो अगर आप टेस्ट करना चाहो तो जैसे इसको इसने टेस्ट किया तो ये <20 है तो इसे लॉस बताया, और सेम वैसे ही इसके लिए बता रहा है कि ये हमारा <20 है तो ये ट्रू हो गया, तो इसके लिए ये प्रॉफिट बता रहा है। और सब के लिए वैसे ही सेम बता रहा है। और उसका एक और आगे मैंने इसमें कैलकुलेट करने के लिए एक मैंने कंडीशन दिया है कि अगर मान लो इंसेंटिव है, इंसेंटिव की एक आपको कैलकुलेशन है कि अगर किसी का सेल्स मैंने लिखा हुआ है
इंसेंटिव 5% दिया जाए अगर किसी ने सेल्स 20 से ज़्यादा किया है। अगर किसी का सेल्स 20 से ज़्यादा है तो 5% इंसेंटिव गेन करेगा, अदरवाइज वो 3% इंसेंटिव गेन करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम लिखा है, मैंने इसलिए कि वो आपका जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दोनों तरीके से लिखा है मैंने। यहाँ पे जो है खाली इंसेंटिव इंसेंटिव है, और यहाँ पे इंसेंटिव एक्सक्लूड करने के बाद है। तो आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला किसी भी तरीके से लगाते होंगे, दोनों में वैल्यू सेम आएगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे कुछ लोग लगाते हैं डायरेक्ट आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ लोग जैसे 5% है तो 1 माइनस 0.05 करके करेंगे, ठीक है। तो ये आफ्टर इंसेंटिव अमाउंट होगी। तो जैसे मैं इंसेंटिव वाला कॉलम है तो इंसेंटिव वाले कॉलम में सिंपली इफ लगाओ आप इक्वल के साथ भी फार्मूला, सॉरी प्लस के साथ भी फार्मूला शुरू कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो इसे जैसे मैंने बोला इसका लॉजिक टेस्ट करना है तो इसे लॉजिकल ऑपरेटर में इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन, डज नॉट इक्वल, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, इसी से हम लॉजिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। 4 हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर, इक्वल और डज नॉट इक्वल, ये 4 होते हैं, मेन 4 ही होते हैं हमारे पास। तो ये मैंने 20 कर दिया मैंने। अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या हो, ये वाले में हमें जितना हमें देना होगा इंसेंटिव, तो 5% का इंसेंटिव, सॉरी 5% का इंसेंटिव आप ऐसे लिख दो 5%। और अगर ये फॉल्स हो यानी 20 से लेस हो तो आप इसमें इंसेंटिव दे दो 3% का आप इंसेंटिव दे दीजिए इसमें। तो ये हमारा इंसेंटिव आ गया। तो जैसे आपकी नीड होगी सम करने की तो आप सम कर लेंगे, अदरवाइज आपका जो भी सब्सट्रैक्ट करना हो तो आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसा हमारा ट्रू और फॉल्स हो रहा है उसी के आगे आप कैलकुलेशन कर दो, वो चीज़ें आ जाएंगी। बाकी एक और है नेस्टेड इफ़ का है। इफ़ में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि मैं आगे अभी जब बताऊंगा तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। चलिए, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो ये सारे जो मार्क्स वाले जो नंबर है ना, मैंने इसे नंबर रैंडम बिटवीन करके नंबर जनरेट किया है। रैंडम बिटवीन एक फंक्शन होता है, तो आप इसमें बता दो कितने से कितने के बीच वो वैल्यू जनरेट करनी है उस रेंज में। तो मैंने रैंडम बिटवीन का एक फंक्शन लगाया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो भी हमारा डेटा है यहाँ से यहाँ तक के लिए मैंने लगाया हुआ है, तो इस फील्ड में वो नंबर जनरेट करेगा। इस सीट में कोई भी कैलकुलेशन होगी या कोई भी चेंजेस होंगे, या जितनी बार आप डिलीट का बटन दबाओगे, आप डिलीट, आपके कीबोर्ड में डिलीट का बटन है, तो ये उतनी बार रिफ्रेश होगा और ये उतनी बार वैल्यू चेंज होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। और ये फार्मूला उस हिसाब से आपको चेंज हो रहा है, क्योंकि वैल्यू चेंज होगी तो फार्मूला भी बाय डिफ़ॉल्ट चेंज ही होगा। तो मैंने इसलिए ऐसा रखा है सो दैट ना कि आपको रियल टाइम में दिखती रहे कि सही में हमारी दोनों फार्मूला सही है। इस फार्मूला को मैंने दोनों तरीके से लगाया, मैंने रिवर्स में भी लगाया है और नॉर्मल वे में लगाया है। देखो अब ये मेरा मार्क्स आ गया, ये उनके नाम है, कैंडिडेट्स के नाम है। अब यहाँ पे आप देखो जैसे स्टेटस रिवर्स वे में मतलब कि हम पहले जो है उल्टी कंडीशन टेस्ट करेंगे और यहाँ पे सीधी कंडीशन। तो देखो मेरी एक कंडीशन है कि अगर किसी का स्कोर ना 30 या 30 से नीचे है तो वो फेल माना जाएगा। कोई 30 से एबव है और 40 तक है तो उसे थर्ड डिवीज़न कंसीडर होगा। और ये किसी का मार्क्स 44 प्लस से ज़्यादा है और 60 से कम है तो वो सेकेंड डिवीज़न कंसीडर होगा। सो ये सेम 60 से एबव एंड 72 से बिलो के लिए डिस्टिंक्शन है। यहाँ पे मुझे इक्वल लिखना चाहिए था, तो इक्वल लिख लेना आप, या किसी में इसे इक्वल कर दो या इसे इक्वल कर दो, अदरवाइज 60 जो है हमारा वो छूट जाएगा, क्योंकि ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन 60 है। सो ये 72 से ग्रेटर है, 81 तक है, और किसी ने 80 से ज़्यादा स्कोर किया तो उसके लिए सुपर है। तो देखो मैंने किस तरीके से कंडीशन लिखा हुआ है। आप चाहो तो सबसे पहले आप बड़ी वाली कंडीशन को टेस्ट करो, चाहो तो आप छोटी वाली कंडीशन को आप टेस्ट करो। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं पहला वाला ये इस वे में मैं लिख रहा हूँ, जो मैंने बड़ी वे से लिखना शुरू किया मैंने। देखो मैंने इफ़ लिखा, मैंने इफ़ लिखो, जो 96 है आप इसे टेस्ट कर रहे हो लॉजिकली। तो मैंने बोला कि ये ग्रेटर देन अगर 80 हो तो, अब देखो ये लॉजिकल टेस्ट वाला कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं, मैंने कॉमा लगाया। अब ये अगर ट्रू हो तो मैं क्या चाहूँगा, मैं तो जो ट्रू हो वो लिखो आप। मैं चाहूँ
कि वो सुपर हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन नहीं लिखूंगा। अगर मैं एल्स वाली कंडीशन लिख दूंगा तो हमारा जो इफ वाला जो है स्टेटमेंट या इफ वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आगे हम कोई आर्गुमेंट दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तीन ही तो आर्गुमेंट लेता है। और फिर इसी के अंदर ना हम एक और इफ वाला फॉर्मूला डालेंगे। इफ वाला हमने डाला तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अब हमारा जो है नेक्स्ट सिचुएशन जो है हमारा कि ये ना 72 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसी को फिर से लूँगा मैं और मैं बोलूँगा कि ये 72 से ग्रेटर होना चाहिए। देखो मैंने 81 से नीचे इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये ना हमारी कंडीशन पहले इसे चेक करेगा। जब ये ट्रू हो जाएगी ना, इफ के कंडीशन में कोई एक कंडीशन जो पहले सबसे पहले जो मेट हो रही है, पहले वो शुरू वाली कंडीशन को चेक करते हुए आगे घुसता है इफ के अंदर, घुसता जाएगा घुसता जाएगा घुसता जाएगा। जैसे उसे पहले कहीं पे भी मिली वो उसे ट्रू जहाँ पे मिला वहीं पे वो आपका कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगा और वो आपको आउटपुट में दे देगा। तो मैंने यहाँ पे 72 है तो मैंने उसके लिए ऑनर लिख रहा हूँ। मैं अभी रन करा के दिखाऊंगा। मैं उसको मैंने बोला कि ये ऑनर्स है। ठीक है, ये 72 के लिए होगी। और अब एक और इफ कंडीशन में डाल रहा हूँ तो देखो ये इफ के अंदर ही सारी चीज़ें घुसती जाएगी। ये एक और मैं कंडीशन लिखा, मैंने लिखा कि ये ऑनर वाला हो चुका है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन अगर 60 हो तो मैं उसे क्या बोलूँगा, मैं उसे बोलूँगा डिस्टिंक्शन। ऐसे फास्ट होना चाहिए यार। चलो फास्ट ही लिख लेते हैं, बाद में हम उसे चेंज कर लेंगे। नीचे फास्ट ले लेता हूँ मैं। ये इसे इक्वल कर लेता हूँ, नहीं तो हमारा जो 60 है वो छूट जाएगा मेरे से। और फिर 60 हो गया मेरा कवर। अब हमारा जो नेक्स्ट है ये 44 के लिए है। तो ये मैं चेक करूँगा कि ये 44 से बड़ा होना चाहिए। 44 से बड़ा हो तो मैं उसे बोलूँगा सेकेंड, ये मेरा सेकेंड होगा। और फिर हमारा लास्ट एक और है, इफ़ जे ग्रेटर देन अगर हमारा 30 होगा, 33 से बड़ा होना चाहिए तभी वो पास कंसीडर होगा या थर्ड डिवीजन से पास माना जाएगा वो, तो ये थर्ड डिवीजन माना जाएगा। अब हमारे पास कोई बचा नहीं जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, उसे हम मैनुअली लिख देंगे सो दैट ने कि हमारा इफ़ वाला जो है ये देखो एल्स वाली कंडीशन ये ट्रू हो जाए। तो एल्स में हम चीज़ें लिख देंगे वो फेल माना जाए। ठीक है, तो देखो हमें कितने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे, 2 3 4 5, जितने ओपन है उतने क्लोज होने चाहिए। तो 5 स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। अगर नहीं लगाओगे, आप डायरेक्ट एंटर मारोगे या कोई कम स्क्वायर ब्रैकेट है तो एक्सेल खुद ही उसमें लगाने की कोशिश करेगा, आपसे पूछेगा। तो देखो मैंने नहीं लगाया, तो देखो ये इतने स्क्वायर ब्रैकेट, ये 5 स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के लिए पूछ रहा है, डू यू वांट टू एक्सेप्ट द कन्फर्मेशन करेक्शन। तो मैंने बोल दिया हाँ यस, तो ये सही है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, डिस्टिंक्शन कह लो चाहे फर्स्ट कह लो, दोनों सही है। ये फेल कैसे आया चेक कर लेते हैं। फॉल्स, फेल क्यों आया ये, फॉल्स। कोई ना कोई हमने कंडीशन जरूर गलत लगाया होगा। ये 72, अच्छा जे ग्रेटर देन 32 है ना, 32 नहीं होना चाहिए, 33 होना चाहिए। देखो 32 यहाँ पे एक बार दे चुके हो आप, तो इसलिए वो फॉल्स बता रहा है। सॉरी 33 होना चाहिए। ओह सॉरी यार, हमारा कंडीशन गलत है। ये वाली B2 को जो हमारा 33 से ज़्यादा होनी चाहिए। सॉरी ये गलती थी हमारी। ये न्यूमेरिक से मैच करेगा ना, ये थर्ड थर्ड नहीं होना चाहिए ना। तो ये मेरी फॉर्मूला ही यहाँ पे गलत है। अगर ये चीज़ हमारी 33 से बड़ी हो तब ये थर्ड होगा, अदरवाइज ये हमारा फेल होगा। अब हमारा ये फार्मूला सही है, अब ये मेरा फार्मूला सही हो गया।
तो ये मेरा फॉर्मूला है। तो अगर देखो, अगर फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप इसे अल्ट टी यू एफ करके समझने की कोशिश करो कि जैसे एक वैल्यू को यहाँ पे 85 है, तो ये देखो किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे अगर आपको देख पा रहे हो तो देखो जो पहले चेक करेगा 85 जो है, तो ये B32 यानी जो ये वाली वैल्यू है 85, ये अगर इससे बड़ा होगा 80 से बड़ा होगा तो ये सुपर, यानी एक ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिला, बाकी की चीज़ों को स्किप कर देगा और यहीं पे वो सुपर प्रिंट करके काम खत्म उसका। तो देखो ये अभी ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे ट्रू होते ही बाकी की वो किसी को पढ़ेगा नहीं और वो आपको सुपर दे देगा जैसे ट्रू होगा। जैसे मैं मान लो एक बार मैं इसको और रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो ये थर्ड आ गया, या ऑनर का ही ले लो या ये सेकंड वाला लो जो 52 है। अल्ट टी यू एफ करो फॉर्मूला नेविगेट करने के लिए, डिबग करने के लिए। तो जैसे B34 है, B34 में ये देखो 52 है, तो देखो ये पहले चेक करेगा ये ग्रेटर देन 80 है क्या, तो इसने चेक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये सुपर को नहीं पढ़ा, आगे वाले इफ कंडीशन को टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो इसने आया B34 को वो चेक कर रहा है 72 से बड़ा है क्या। एक्चुअली में हमारी B34 है जो वो 52 है, तो 52 यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फॉल्स हो जाएगा भी, तो ये फॉल्स हो गया। तो अब ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेगा, पूछ रहा है कि ये इक्वल है 60 से या उससे बड़ा है। तो देखो हमारे यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि बड़ा तो है ज़रूर इसमें। तो जब भी बोलोगे अब बड़ा हो गया, अच्छा सॉरी, अभी 62 से छोटा है 52, सॉरी मेरी गलती, माय मिस्टेक। तो अब ये 44 से ये कंपेयर कर रहा है, 52 बड़ा है, हाँ बड़ा है यानी ग्रेटर देन है। तो अब ये सेकंड वाली प्रिंट करेगा, ये ट्रू मिल गया तो ये सेकंड यहाँ पे प्रिंट करके बाकी की चीज़ों को स्किप कर देगा। तो ये आपका आउटपुट में सेकंड आ जाएगा, बाकी की चीज़ों को देखो स्किप कर रहा है वो, और वो सेकंड दे दिया उसने। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ें वर्क करेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने बड़े से छोटे में कंडीशन चेक किया है, लेकिन अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि लगता है ना कि नहीं कंडीशन पहले ही टेस्ट कर लो फेल हो रहा है क्या, तो बाकी की कंडीशन उसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने रिवर्स में लगाया है, मैंने अभी ग्रेटर देन से कर रहे थे, अब हम स्मॉलर से कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही चेक कर लिया, यानी जो 39 है, ये 39 जो है इसका रेफरेंस है B32 यानी B32 जो है वो अगर मान लो 33 से नीचे है तो वो फेल हो, सॉरी ठीक है। अरे अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये इससे ठीक है। तो देखो मैंने इसे पहले यहीं पे टेस्ट कर लिया मैंने। अब इस वाले फार्मूले में अगर आप, या इस वाले फार्मूला में अगर आप देखने की कोशिश करो तो पहले 80 से चेक करेगा, फिर 72 से चेक करेगा, यानी यहाँ से चेक करा है 80 से चेक करा, फिर 72 से चेक करा, फिर 60 से, फिर 44 से, फिर 33 से, देन लास्ट में वो बता रहा है कि फेल हो रहा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उसे पहले ही चेक कर ले रहे हैं कि वो फेल है क्या। तो फेल है क्या चेक करने के लिए हमने जो उसे कंडीशन दे दिया कि वो अगर 33 से नीचे है तो फेल हो जाए, तो बाकी की कंडीशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपको देख के अपना सिचुएशन समझ आ जाएगा कि किस वे में आपको फार्मूला लगाने की नीड है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, उस तरीके से भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का, और आप अपना टाइम भी बचा पाओगे। अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तो देन आप कोशिश यही करो कि आप उस चीज़ को पहले ही चेक कर लो, बाकी की वो इफ़ के अंदर ना घुसे, आपका जो आयो कॉस्ट है सिस्टम का वो भी थोड़ा बचे। अच्छा, एंड इफ एंड और नॉट जॉर, ये इफ एरर, इसे बुलियन बोलते हो आप लोग, या बुलियन कह लो आप इसे। एक्चुअल में हमारे पास जो बुलियन में होती है, हमारे पास तीन चीज़ें होती है, एंड होती है,
और होता है, नॉट होता है, सॉरी, जॉर होता है। वैसे होने को तो और भी चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग में, देखो आप मेनली, लेकिन यहाँ पे हमारा इतने से सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा लगा के रखा है, और सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दी भी है। आप अ, ये चीज़ें तो उसके लिए है कि जो आप डुप्लीकेट को रिस्ट्रिक्ट करना है, ये उसके लिए है। डुप्लीकेट को कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे एंट्री करने से, ऊपर मैंने लिखा हुआ है। और सेकेंड वाला अगर आप देखें तो ये चीज़ें मैंने इसमें लिखा हुआ है, लॉजिकल इफ़ के लिए मैंने लिखा है। इसमें मैंने स्नैपशॉट लगाया है, बट डेटा एकदम एग्जैक्टली नहीं है, बट एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा कि ये चीज़ें किस तरीके से है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, एंड जो है वो हमेशा आपको ट्रू रिटर्न करेगा। उसके अंदर की सारे आर्गुमेंट्स जो हैं वो ट्रू होने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक आर्गुमेंट्स ट्रू या फॉल्स हुआ तो सारी को वो फाइनली वो फॉल्स बता देगा। सो सेम वैसे ही और में है, जॉर में भी है, नॉट में भी है। आप एग्जांपल देख लीजिए। ये एंड का मेरा फॉर्मूला है। एंड में आपको दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, या जितनी सारी आप कंडीशन दोगे वो ट्रू होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे मान लो मैं एंड लिखूँ, तो इसमें एन नंबर ऑफ पैरामीटर आप दे सकते हो। जैसे देखो, इसमें एटलीस्ट एक लॉजिकल तो होना चाहिए आपको। जैसे मैं कहूँ एंड में, जैसे मैं मान लो एक देता हूँ, ये 5 जो है 2 से बड़ा हो, तो ये एक पैरामीटर है, तो इसे ये ट्रू बताएगा। बट इसमें मैंने एक और बोला कि जो है 10 जो है वो ये भी बड़ा होना चाहिए, किससे, 5+2 से। तो अभी के लिए अगर आप देखो तो दोनों चीज़ें हमारी ट्रू है, तो इसका जो ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये वाला 5+12 से 10 बड़ा हो, तो इसमें हमारा ये वाला कंडीशन जो हमारा ट्रू फॉल्स हो जाएगा, तो अब इसका आउटपुट ये फॉल्स आएगा। तो सिंपली ये चीज़ें मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ करके भी किया। जैसे ये मेरा बनाना है A2 इक्वल बनाना और B2 ग्रेटर देन C2, तो बनाना ये है मेरा, और जो हमारा B2 है स्टॉक वाला जो है डेटा, सोल्ड वाली डेटा से बड़ा है। अगर वो बड़ा होगा तो वो ट्रू देगा, तो देखो ये ट्रू दिया। लेकिन सेकंड वाले में देखो, ये स्टॉक वाला डेटा जो है, सॉरी, ये पहले तो ये भी बनाना नहीं है, और ये दोनों को दोनों फॉल्स हैं, तो इसलिए फॉल्स है। आपको देखना हो अल्ट टी एफ करके, या यहीं से आप देखना चाहो तो आप यहाँ से भी देख सकोगे। आप F9 करो, सॉरी एक ही चीज़ों को सेलेक्ट कर लो, ये F9 यहाँ पे करो, ये फॉल्स है। एक फॉल्स हो गया तो फाइनल तो फॉल्स आना ही आना है, तो इसमें दोनों फॉल्स हैं तो दोनों फॉल्स। सो सेम इसमें भी है, सेम ही फॉर्मूला एंड का यूज किया मैंने। तो सिंपल सा मतलब ये है कि एंड में आप इसमें जैसे मैंने 3 पैरामीटर दिया है, एक जे पैरामीटर है, एक जे पैरामीटर है, एक जे वाला पैरामीटर, यानी A3 में बनाना हो तो यहाँ पे ऑरेंज है, तो ये भी फॉल्स। ये हमारा 30 से बड़ा है 40, ये ट्रू तो है। और ये भी जो हमारा है B3 जो है C3 से बड़ा है, तो ये भी फॉल्स है। तो दो चीज़ें फॉल्स, एक ट्रू। इसमें से कोई भी फॉल्स हुआ तो सारा का सारा लास्ट में फॉल्स आएगा। और अब इसमें हम आते हैं तीसरे में है जो है इफ़ के साथ में हम एंड यूज कर रहे हैं। अब इफ़ के अंदर हमने दो चीज़ें चेक कर रहे हैं एंड के साथ में। जैसे अगर नॉर्मली हम इफ़ में एक ही कंडीशन चेक कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको मल्टीपल चीज़ें चेक करनी इफ़ कंडीशन के साथ में, तो जो सारी कंडीशन है उसे आप एंड के अंदर डाल दो, तो एंड का हमारा एक आउटपुट आएगा, वो ट्रू या फॉल्स। देन उसी के अकॉर्डिंग जो इफ़ हमारा है वो डिसीजन देगा आपको। तो देखो यहाँ पे हमें दो कंडीशन चेक करनी थी। जैसे ये वाला बनाना होना चाहिए, प्रोडक्ट बनाना होना चाहिए, और ये हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक ना हमारा सोल्ड आइटम से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर पहले को अगर आप देखो तो मैं कहूँगा अगर हमारा जो स्टॉक है सोल्ड आइटम से ज़्यादा तो वो गुड हो, और वो बनाना के लिए खाली। तो देखो, और नहीं हो तो वो बैड हो। तो अब पहले में अगर आप देखो तो ये बनाना है, और जो सोल्ड आइटम है और स्टॉक वाला जो है, स्टॉक जो है सोल्ड से ज़्यादा है, तो ये गुड हो। तो यहाँ पे देखो गुड आ रहा है, क्योंकि जे भी ट्रू होगा बनाना, और जे भी कंपेयर करके जे भी ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे आपको गुड मिल रहा है आउट इनपुट में। एंड इसमें अगर आप देखो तो ये बनाना नहीं है, और ये भी वैसे ट्रू या फॉल्स, तो ये भी फॉल्स होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन नहीं है, तो ये बैड आया। सेम यहाँ पे बनाना है बट ये लेस इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, तो इसलिए भी बैड आया यहाँ पे।
ये ऑरेंज है, बनाना होता तो ये ट्रू होता। अगर आप इसे बनाना कर दो तो ये गुड आएगा। अब हमारा और का जो कंडीशन है, और के कंडीशन में ये चीज़ें होती है ना कि दोनों में से कोई एक हमारा ट्रू हो जाए तो उसका वो ट्रू आ जाएगा। जैसे इसमें मैंने बोला कि जो ये प्रोडक्ट है वो बनाना हो या ऑरेंज हो, तो ये बनाना या ऑरेंज, यानी कि बनाना वाला जो है ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। भले ही ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए बट हमें फाइनल में ट्रू ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे ऑरेंज है तो बनाना या ऑरेंज कोई एक है इसमें से, तो यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है। अगर इसमें देखो तो इसमें से कोई नहीं है, ना वो बनाना है ना ऑरेंज है, तो इसलिए वो फॉल्स है। सेम वैसा ही अलग अलग स्टॉक और सोल्ड आइटम के साथ मैंने किया हुआ है, तो आप ये भी देखना चाहो तो देख लो। और नॉट का तो ये इसका अपोजिट होता है कि ये उसके, जैसे मैं कहूँ कि नॉट, जैसे मैंने बोला कि जो 5 है, 5 इक्वल है 2 के, तो आप कहोगे नहीं। तो जब नॉट होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, यानी दो फॉल्स मिलके ट्रू होंगे, यानी ये भी मेरा फॉल्स और ये नॉट अपने आप में उसे फॉल्स बनाएगा। तो अब ये हमें इसका आंसर में ट्रू आएगा। ठीक है, नॉट उसका अपोजिट बताएगा। जब वो ट्रू आएगा तो उसे फॉल्स बताएगा, जब वो फॉल्स आएगा तो उसे वो ट्रू बताएगा। अब देखो जैसे मैंने बोला, एक यहाँ पे लेता हूँ मैं, जैसे जैसे मैंने बोला कि जो 5 है वो 2 से ग्रेटर देन है। एक्चुअल में ये ग्रेटर है बट मैंने नॉट बोला, तो पहले बार तो ये ट्रू आएगा लेकिन नॉट उसे चेंज करके फॉल्स में बोलेगा, तो ये देखो फॉल्स बता रहा है हमारा। ठीक है, नॉट अपोजिट देता है। एक तीसरा जो हमारा जॉर होता है, जॉर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और, यानी कि इसमें एक ही ट्रू होनी चाहिए, एक फॉल्स होनी चाहिए। अगर दोनों की दोनों ट्रू हो गई तो भी आपको वैल्यू फॉल्स देगा, अगर दोनों के दोनों फॉल्स हो गए तो भी आपको फॉल्स बताएगा। जैसे सॉरी, जैसे मान लो मेरे पास एक कंडीशन है, मैंने जॉर लिख दिया, जॉर, तो मैंने बोला जो 5 है 2 से बड़ा हो, ये ट्रू है मेरा। और मैंने फिर एक और बोल दिया 10 जो है ये भी 2 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इसमें अगर आप देखो तो दोनों की दोनों सिचुएशन में दोनों हमारे ट्रू हैं, तो इसका आउटपुट हमारा फॉल्स आया। अगर मैं इसमें मैं एक कंडीशन में निगेटिव कर दूं, फॉल्स कर दूं, मैं बोला नहीं, पहला जो है 10 जो 5 जो है 2 से बड़ा है, लेकिन मैं दूसरे बार मैं बोल रहा हूँ कि जो 10 है ना 2 से छोटा है, तो अब इसमें एक ट्रू एक फॉल्स, तो इसमें हमारा आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, जॉर का मतलब एक्सक्लूसिव और है, यानी इसमें एक ही ट्रू होनी चाहिए, दो ट्रू होंगे तो ये हमारा एरर थ्रो करेगा। अब नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट का फंक्शन है। आप इसमें देखो तो टेक्स्ट वाला कहाँ था? अच्छा, टेक्स्ट वाला ये है। ये, मॉड्यूल 5। हाँ सॉरी बोलिए आप। मॉड्यूल 5 में दिख रहा है वो। हाँ मॉड्यूल 5 में देख लिया मैंने। ये इफ़ एरर है, इफ़ एरर एक्चुअल में ये एरर हैंडल करने के लिए यूज होता है। ये लॉजिकल फंक्शन का पार्ट नहीं है। लॉजिकल फंक्शन का पार्ट आप कहने को कह तो सकते हो आप, बट ये बेटर आपके लिए एरर एक्सेप्शन के लिए होता है। जैसे अगर कोई वैल्यू नहीं मिली तो वो सिचुएशन में वो हो जाए तो इफ़ एरर उसके लिए हम यूज करते हैं। बाकी मैं उसे इफ़ एरर को एरर एक्सेप्शन में ही पढ़ेंगे हम। तो एक टेक्स्ट का आप देख लो, टेक्स्ट छोटा है, मिड मॉड का, ये ख़त्म कर लूँगा मैं आधे घंटे में। बाकी ये वाली जो चीज़ें हैं, सम प्रोडक्ट वाली चीज़ें, ये चीज़ें कल बता दूंगा मैं। और ये अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ मैं ये छोटा पार्ट है, ये मैं ख़त्म कर दूंगा, इसलिए मैं ये चीज़ें शुरू कर रहा हूँ मैं 5th मॉड्यूल का। तो हाँ, टेक्स्ट फंक्शन में नॉर्मली जैसे मान लो यहाँ पे इनपुट है, जैसे 100 लिखा हुआ है और 100 लिखा है, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, फार्मूला में उसका प्रेफरेंस दो। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को ही फॉर्मेट बोलते हैं, लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे आप लिख रहे हैं, अगर यही फार्मूला अगर आप VBA के अंदर लिखना होगा तो वहाँ पे इसे
फॉर्मेट के नाम से लिखते हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यही होंगी। तो टेक्स्ट लिखो जैसे आप लिख रहे हो, फिर जो वैल्यू है या रेफरेंस है वो दे दो आप। और अगर आपको करेंसी में चाहिए, जिसमें चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, मॉड्यूल में चाहिए, वो चीज़ें आप सप्लाई करिए एंड देन ये चीज़ें आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग दे देगा। तो नंबर फॉर्मेट का ही सारा ये पार्ट है, कुछ इसमें अलग नहीं है। तो ये इस तरीके से, इसमें कुछ मैं बता नहीं रहा, इमेज देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी, कोई इसमें बताने वाला वैसे मेजर चीज़ है नहीं। आते हैं हम इसमें। अ, देखो ना, एक बार पहले मैं आपको रिप्लेस का बात बता दूं। जो रिप्लेस होता है, रिप्लेस अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको लगेगा रिप्लेस जो होता है हमारा सब्स्टिट्यूट के जैसा होता है, लेकिन रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में फ़र्क होता है। देखो, एक्चुअल में रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दोनों ही चीज़ें ना वैल्यू को चेंज करती हैं। सब्स्टिट्यूट भी है जो वैल्यू को चेंज करता है, लेकिन फ़र्क इसमें जो है, जो रिप्लेस होता है ना वो हमारी पोजीशन के बेस पे उसे चेंज करता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुमार लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें रिप्लेस कहूँ तो मुझे ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, मैं कौन से कैरेक्टर को कितने कैरेक्टर से मैं चेंज कर रहा हूँ मैं। जबकि सब्स्टिट्यूट में आपको बताना पड़ेगा कि जैसे मैं कितने कैरेक्टर को मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो रिप्लेस है, अब देखो इसमें बोल रहा है ओल्ड टेक्स्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुमार डाल दिया मैंने। तो ये पोजीशन पूछ रहा है, स्टार्टिंग नंबर, जैसे मैं मान लो यहाँ पे 2 दे देता हूँ, ठीक है। और 2 के आगे मैं बोलता हूँ 2 से लेके 4 के बीच में जो हमारा कैरेक्टर है, या मान लो 2 2 4, मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ मैं, ठीक है, 5 लिखता हूँ मैं। और 5 के बाद नहीं 3 ही लो, 4 लो सही रहेगा, 4 लेता हूँ मैं। 4 के बाद मैं बोलता हूँ ना 5 कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर और ले लो। और फिर मैं बोलता हूँ न्यू टेक्स्ट में ये चीज़ें यहाँ पे हो जाए, तो मैं न्यू चीज़ों में मैं हैश हैश लेता हूँ। 2 बार मैंने हैश हैश ले लिया, @ 2 बार मैंने ले लिया। तो अब देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो कुमार है ना, कुमार में ये 4 कैरेक्टर काउंट करेगा स्टार्टिंग पोजीशन। तो जब 4 कैरेक्टर ये काउंट कर लेगा, देन ये वहाँ से 5 कैरेक्टर और आगे बढ़ेगा। तो लेकिन इसमें 5 कैरेक्टर है नहीं, तो हम कैरेक्टर थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो मैं 2 लिख लो या कुछ भी लिख लो, तो उतनी जगह पे ये वाली जो यहाँ पे आपने लिखा है उतनी चीज़ें प्रिंट करेगा। मैं एक बार @ लगाता हूँ मैं, तो देखो, तो अब इसने जो काउंट किया है, मैंने बोला चौथे कैरेक्टर से, तो चौथे कैरेक्टर से इसने उठाना शुरू किया, और 2 कैरेक्टर जो है उसकी जगह पे ये @ लगा रहा है। जबकि आप सब्स्टिट्यूट में कुछ इस तरीके से करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट बोलेंगे आपने, तो आप सब इसमें भी वही चीज़, आप टेक्स्ट लीजिए, पहले टेक्स्ट लेते हो आप, ओल्ड टेक्स्ट, यानी किस टेक्स्ट को आप रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे इसमें मैं कहूँ कि मैं जो यहाँ पे ए है, तो ए को मैं चाहता हूँ कि कुछ और चीज़ें हो जाए। जैसे मैंने चाहा कि ए हमारा ना गूगल हो जाए, तो देखो जहाँ पे ए लिखा मिलेगा उसे वो गूगल कर देगा उसे। तो देखो KUM, जहाँ पे ए था उसने उसकी जगह पे गूगल कर दिया। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वैल्यू को चेंज करते हैं स्ट्रिंग में से, लेकिन एक जो हमारा पोजीशन के बेस पे चेंज करता है कि कितने कैरेक्टर उठाने हैं और कितने कैरेक्टर पे चेंजेस करने हैं। जो हमारा रिप्लेस सब्स्टिट्यूट होगा उस वैल्यू को चेंज करेगा वैल्यू के बेस पे, ठीक है, यानी उस कैरेक्टर के बेस पे, ना कि उस कैरेक्टर पोजीशन के बेस पे। तो रिप्लेस का एक बार देखो, जैसे देखना चाहो यहाँ पे, तो ये मेरा एक टेक्स्ट है, जैसे इंडिया 2015 TCS, पाकिस्तान 2016 MTS, USA 2020 TCS। तो यहाँ पे मैं जैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, मैंने बोला कि जो A4 है, यानी कि ये वाला जो टेक्स्ट है, इसमें आप चेंज करो फिफ्थ पोजीशन से 4 कैरेक्टर के लिए, और यहाँ पे आप लिख दो जो 2020 का ईयर है, 20 ईयर। तो इसमें उसने वही चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 कैरेक्टर हमारा आई से होगा, IND, फिर ये हाइफन जो है, ठीक है, हाइफन तो हो गया 4 कैरेक्टर। देन उसके बाद ये मैंने बोला है 4 कैरेक्टर को आप रिप्लेस करो, तो ये 4 कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा जे वाली स्ट्रिंग से। तो देखो 4 कैरेक्टर हमारा 2015 है, 5वें कैरेक्टर से, ठीक है, 5वां कैरेक्टर 2015 जो है 2015, वो 5वां कैरेक्टर है। तो जब वहाँ से रिप्लेस कर रहा है इस वैल्यू के साथ, यानी 20 ईयर। तो ये इसने देखो लास्ट की अगर हाइफन के बाद आप देखो तो वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है इसमें, लेकिन ये 2015 है
तो उसी को वो खाली रिप्लेस कर रहा है। यानी 2015 में देखो अब 4 कैरेक्टर हैं और 5वीं पोजीशन से जो स्टार्ट हो रही है तो ये उसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये रिप्लेस है। और लेफ्ट राइट मिड, अच्छा बाकी लेफ्ट राइट का बता देता हूँ मैं। लेफ्ट राइट एंड मिड। ये लेफ्ट वाला जो फंक्शन होता है आपको लेफ्ट साइड से कैरेक्टर काउंट करना शुरू करेगा। जैसे मैं इसमें मैं बोलूँ मुझे खाली कंट्री कंट्री का नाम चाहिए, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये वाला टेक्स्ट ले लो और मुझे इसमें कितने कैरेक्टर चाहिए। मैं अगर इसमें मैं बोलूँ कि मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, सॉरी 4 कैरेक्टर नहीं, मैं 3 ही कैरेक्टर बोलूँगा मैं। तो कंट्री में 3 ही कैरेक्टर है, तो मैंने बोला कि मुझे 3 कैरेक्टर दे दो, तो इसने यहाँ पे ये इंडिया दे दी। अब ये राइट वाला जो है, राइट वाला हमें ये राइट से उतने कैरेक्टर उठा के देगा। तो यहाँ पे आप रेफरेंस लगाओ और राइट से में 3 कैरेक्टर बोलो, तो राइट साइड से ये 3 कैरेक्टर उठा के लाया, इसने TCS दिया। और मिड का थोड़ा डिफरेंट है, मिड में आप बोलोगे कौन सी चीज़ें हमें उठानी है, ठीक है, और इसमें आप बोलोगे जैसा रिप्लेस में कर रहे थे वैसा इसमें भी है। स्टार्टिंग नंबर कौन सा है हमारा, तो मैं बोलूँगा स्टार्टिंग नंबर हमारा 5वां नंबर होना चाहिए। और मैं बोलूँ मैं कितने कैरेक्टर उठा के दो, तो मैं बोला कि 4 कैरेक्टर उठा के दो। तो यानी हाइफन के बाद से ये उठाना शुरू करेगा, 2015 ये उठा के देगा हमें। तो ये हमारा लेफ्ट राइट मिड है। इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक नाम है, ठीक है, जैसे मान लो एक नाम है हमारे लिए, जैसे राहुल कुमार शर्मा नाम है, ऐसा कुछ। तो अब देखो ये मेरा जो नाम है इसे मैं लेफ़्ट राइट से मैं करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसमें बोलूँ कि ना, अब मैं अभी इसमें सर्च का भी मैं कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ मैं। हेलो, देखिए सॉरी, देखो एक हमारे पास फंक्शन होता है। आप पहले लेफ़्ट का ही देख लीजिए, लेफ़्ट का ही देखता हूँ, फिर मैं उसमें इम्बेड करने की कोशिश करता हूँ। लेफ़्ट, तो ये देखो टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट मैं यहाँ से उठाता हूँ, मैं राहुल पे वर्क कर रहा हूँ। तो अब राहुल में अगर आप देखें तो मैं शुरू के 5 कैरेक्टर अगर मुझे मिल जाए ना, तो ये मेरा फर्स्ट नेम होगा उससे, तो यानी जो हमारा लास्ट से वो फर्स्ट नेम का हमारा वर्क करेगा। तो मैं इसमें 5 लिख देता हूँ, मैं 5 लिख देता हूँ, तो ये राहुल दे दिया। बट ये जो मेरा 5 है ना, ये 5 मैं चाहता हूँ ना कि ये भी फार्मूला के थ्रू होए। तो फार्मूला के थ्रू आपको कुछ इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि उससे हमारा फार्मूला वर्क करे। तो इसमें अगर आप देखो तो स्पेस है, स्पेस से हम वो काम कर लेंगे कि पता कर लेंगे स्पेस कौन सी पोजीशन पे है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है सर्च करके, फंक्शन होता है सर्च भी हमें सर्च करके बताता है कि वो वैल्यू कौन सी पोजीशन पे है। और एक फाइंड करके भी फंक्शन होता है। तो मैं सर्च का यूज कर रहा हूँ और बताऊंगा मैं आपको सर्च हम क्यों यूज करते हैं। तो देखो जो चीज़ आपको सर्च करनी है, मुझे स्पेस सर्च करनी है, तो मैं पहले यहाँ पे स्पेस दे दूंगा। स्पेस आप इस तरीके से देंगे, एक स्पेस मारेंगे, फिर डबल कोट को क्लोज कर देंगे। अब आपको ढूंढना कहाँ पे है, इसके अंदर आपको देखना है, विद इन टेक्स्ट में ये चीज़ें आप करेंगे और फिर आप एंटर मार दो। आप ये स्टार्ट नम ये काउंट करने की पोजीशन करेगा, अगर नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहेगा। तो हमें शुरुआत से ही काउंट करना है, हमें पहला वाला स्पेस को ये हमें ट्रैक करना है, तो मैं इसे कर देता हूँ। तो इसने बताया कि जो 6वें नंबर पे हमारा स्पेस है, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे। एक्चुअली में देखो फाइंड मैं इसलिए नहीं कहता हूँ प्रीफर करो, आप फाइंड से भी आप चीज़ें कर पाओगे, बट फाइंड और सर्च में देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके भी ना सारी चीज़ें आर्गूमेंट्स ना सिमिलर ही हैं, लेकिन फाइंड जो हमारा वो केस सेंसिटिव होता है और हमारा सर्च नॉट केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं इसमें मैं सर्च करने के लिए मैं बोलूँ कि आर सर्च करके बताओ, तो वो जो सर्च वाला जो बताएगा ये बोलेगा, अगर मैंने कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिखा है, सपोज करो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है आर, तो सर्च वाला फंक्शन बताएगा 1 पे है। लेकिन फाइंड वाला फंक्शन ये वाले जो कुमार में आर लिखा है ये उसकी पोजीशन बताएगा, क्योंकि मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल लेटर को ही सर्च करेगा, ठीक है।
तो आप कोशिश करो कि सर्च यूज करो। तो जो मैंने यहाँ से सर्च करके लेके आया हूँ मैं, तो हमें स्पेस से एक पहले चाहिए, तो स्पेस में से 1 में सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम। तो ये जो 5 है, 5 जो आया है, आप यहाँ से चाहो तो फॉर्मूला इक्वल छोड़ के आप कॉपी करना। इक्वल छोड़ के कॉपी करोगे तो एज ए स्ट्रिंग कॉपी होगा। अगर इक्वल पकड़ के आप कॉपी करेंगे तो पूरी पूरी फार्मूला कॉपी हो जाएगी, और जब आप कहीं और लेके जाएंगे तो वो रेफरेंस उसका मूव हो चुका रहेगा। तो जो लेफ्ट के अंदर जो मैंने 5 लिखा है, यहीं पे लेके आता हूँ मैं, और इसमें से एक मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि वो स्पेस की पोजीशन बता रहा है। तो हमें इस स्पेस से ना एक पहले ही रुक जाना है, अदरवाइज अभी भी वो बताने को बताएगा, आपको दिखाई राहुल ही पड़ेगा, लेकिन राहुल के बाद एक स्पेस है, वाइट स्पेस है। तो दिखने को तो दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप फॉर्मूला लगाएंगे हो सकता है वो स्पेस की वजह से लुकअप लगाओ या मैच लगाओ तो आपके लिए दिक्कत हो। तो अभी के लिए देखो वो दिखाई तो देगा आपको राहुल आ रहा है। अगर चेक करना हो तो इसे वैल्यू फॉर्मेट में आप पेस्ट कर लो कहीं पे, इसे मैं जैसे वैल्यू फॉर्मेट में मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और अब देखो ध्यान से देखो तो एक एल के बाद एक स्पेस दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हमें माइनस करनी चाहिए थी, स्पेस हमें नहीं लेना। तो यहाँ पे जो सर्च वाला जो फंक्शन बता रहा है 6 ना, इसे माइनस कर दो तो वो 5 बता देगा। अब ये हमारा प्रॉपर खाली राहुल ही है, राहुल के बाद कोई स्पेस या वाइट स्पेस नहीं है। ठीक है, क्लियर। सो ऐसे ही आप राइट के साथ में भी करेंगे। अब राइट के साथ में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि देखो जब हम सर्च लिखते हैं ना तो सर्च हमारा लेफ्ट साइड से ही काउंट करते हुए बढ़ता है आगे। तो सर्च ने शुरू किया काउंट करना तो उसे यहाँ पे स्पेस मिल गया, तो ये यहीं पे बताएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें आप ट्रिक लगाओ। देखो एक्चुअल में आपको जानना है शर्मा, शर्मा चाहिए आपको। तो अगर हमारा जो पूरा कैरेक्टर है, पूरे कैरेक्टर में से अगर इसे सब्सट्रैक्ट कर दो तो हमारा जो बचेगा वो शर्मा का ही बचेगा। राइट ले लो भाई, राइट लेने पे आप किस में है यार, अच्छा इसमें है, राइट लो। हाँ ये वाली टेक्स्ट लो, और लेन ले लो आप, इसकी पूरी काउंट ले लो आप, एंड देन आप सर्च करो स्पेस को। ये बहुत टाइम की बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो जाए भाई। इसमें सर्च करो आप, सॉरी लेन, गलती क्यों होगी। अच्छा अच्छा, सर्च फाइंड टेक्स्ट। अच्छा सॉरी, ये ना लिखी इसमें होगी यार, F2 में लिखी होगी। हाँ सॉरी, F7 में लिखी है। तो सबको F7 में लेके आओ। कुमार शर्मा ना, हाँ हमें राइट से चाहिए। हाँ कितने कैरेक्टर चाहिए, राइट वाला नाम चाहिए ना, राइट वाला नाम, राइट वाला नाम भाई। अगर जैसे मान लो राइट वाला नाम चाहिए, सॉरी जी, मेरा 18 हो गया।
बाद में ही करे। यार ये चीजें कैसे नहीं हो रही भाई। हम्म, अब बाद में करे सारा, ये भरतन मत मचाता है। बाद में चाची देख ले, पढ़ा लेना तो देख लेना। यार ये चीज़ें, चलो ये चीज़ें मैं अभी से आगे की चीज़ें बताता हूँ। मैं ये चीज़ें याद करके मैं बता पाऊँगा यार, इजी है बट ध्यान नहीं हो पा रहा मुझे। टेक्स्ट फंक्शन टू स्प्लिट वर्ड्स, टेक्स्ट इट कैरेक्टर, व्हाट इफ एनालिसिस। सो ऑलमोस्ट जो दो चीज़ें और है, लेफ्ट राइट स्प्लिट वर्ड्स, ये लेफ्ट एंड राइट से रिलेटेड है, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है। तो ये राइट वाला मैं बता दूंगा, अभी सोच के मैं बता दूंगा आपको। सब्स्टिट्यूट बता दिया मैंने, रिप्लेस बता दिया, मिड बता दिया। जे जैसे लेफ्ट या राइट से कोई वर्ड एक्सप्लिट करना है, जे उसके लिए टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड। एंड व्हाट इफ एनालिसिस, इसका रियल लाइफ में कोई वैसे एक्सेल में यूज नहीं है, बट जानने के लिए आप देख लो। अच्छा मिड का नहीं बताया था मैंने, सॉरी। अच्छा मिड का बताया हुआ है मैंने, ठीक है। हाँ, सो सपोज जैसे मान लो एक आपके पास डेटा है। इफ एनालिसिस का चीज़ें यही होता है, जो मैनुअली से आप फार्मूला के थ्रू आप करने की कोशिश कर पाओगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, शायद ना भी हो। क्योंकि इसमें कोई आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, आपको सिंपल लॉजिक ही अप्लाई करना होता है। जैसे मानो आप अभी आप डेटा पे देख पा रहे हो, क्वांटिटी है एंड रेट है एंड जो सेल अमाउंट है। तो अगर आपको चीज़ें कहनी हो कि जैसे मान लो अभी सेल अमाउंट जो है वो 10 है, बट अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि मैं ना सेल अमाउंट में 20 गेन करना चाहता हूँ, जैसे आप अचीव करना चाहते हो कि सेल अमाउंट 20 हो, तो आपके सामने ना दो सिचुएशन होगी, या तो आप क्वांटिटी बढ़ाओगे या तो आप रेट बढ़ाओगे। तो अगर रेट बढ़ाना होगा तो आप कितना रेट बढ़ाओगे कि ये 20 हो जाए, और अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी होगी तो आप कितना क्वांटिटी बढ़ाओगे। अगर आप रेट मान लो सेम रखते हो तो क्वांटिटी कितनी करोगे आप क्वांटिटी करेंगे 10, तो ये 20 अचीव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मान लो क्वांटिटी सेम रखना चाहते हो एंड रेट को आप एडजस्ट करके जो चीज़ अचीव करना चाहते हो तो आप रेट को 10 करोगे आप। सो ऐसे ही आपके पास कोई सिचुएशन हो तो आप इसको आप यहाँ से कर पाओगे। होम डेटा के अंदर होता है, व्हाट इफ एनालिसिस करके होता है। व्हाट इफ एनालिसिस आप जिसे सेट करना चाहते हो वो चीज़ें आप लोगे यहाँ पे। तो जैसे मैं मान लो वैल्यू को, अमाउंट को मैं सेट करना चाहता हूँ, तो मैं अमाउंट के लिए यहाँ पे लूँगा, मैं ये चीज़ें मैं ले लूँगा मैं। और मैं इसे मैं कहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ कि ये मेरा 20 हो जाए। और आप किसके बेस पे करना चाहते हो, तो मैं अगर कहूँ कि मैं इसे रेट पे करना चाहता हूँ, मैं रेट पे अप्लाई करना चाहता हूँ कि मेरा रेट वेरी हो जाए और क्वांटिटी सेम रहे, तो ये मेरा मुझे 20 का प्रॉफिट हो जाए या 20 पे मैं इसे सेल कर पाऊँ। तो आप ओके करो। आप ओके करेंगे तो देखो इसने चेंज करके बता दिया कि आप रेट 4 लगाओ और तो सेल अमाउंट आपका 20 हो जाएगा। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये वो अंडो हो जाएगा। अगर आप ओके कर देंगे तो देन ये अप्लाई हो जाएगा, टारगेट वैल्यू करंट वैल्यू में आपको दिखाई देने लगेगा। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू ये थी। तो ये आपका है व्हाट इफ एनालिसिस। राइट वाला फंक्शन मुझे ध्यान नहीं आ रहा भाई। मुझे राइट से चीज़ें उठानी है एंड राइट से चीज़ें मुझे उठानी है, तो मैं
साइड से चीज़ें मुझे उठानी है ना। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये भाई देखो, एक्चुअल में मेरी गलती थी। ये 3 नाम के साथ में उठाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। 2 नाम के साथ में मैं बता देता हूँ। 3 नाम के साथ में आप टेक्स्ट टू कॉलम कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर नहीं सकते, उसका थोड़ा लेंदी फार्मूला है, तो उसका मैं नहीं बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स है। मैं कॉम्प्लेक्स होने की वजह से मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि मैं बता नहीं रहा हूँ मैं, बट मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि जो चीज़ें ज़्यादा यूज में होती है, जैसे मैच, इंडेक्स, पीवर्ड, डेटा सेट, जैसे पीवर्ड और भी चीज़ें होती है जो डैशबोर्ड में जो मोस्टली यूज होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि आप हम वो चीज़ें वहाँ से कर लेंगे। तो ये 2 फार्मूला पे हमारा अच्छा वर्क करता है, मुझे ध्यान नहीं था। 3 फॉर्म ये और भी चीज़ों के साथ में कर लेगा, लेकिन इसके साथ फिर हमें और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, तो 2 के साथ में बता देता हूँ मैं। वैसे मैं देख के आपको ये भी बता दूंगा मैं, लेकिन जनरली इसका यूज हम उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम ही करके हम कर लेंगे। आप वैसे देखेंगे कोई भी यूज़र उसे प्रीफर नहीं करता है कि जो 3 नाम है या उस नाम में 4 नाम है या 5 नाम है उसे एक्सट्रैक्ट करना। तो जैसे मेल आईडी है, मेल आईडी में तो @ होता है, आइडेंटिफायर होता है, आप वहाँ से डोमेन नेम उठा सकते हो इजीली। जैसे कोई किसी की मेल आईडी है, जैसे मान लो कुमार @gmail.com है, gmail.com है, तो आपको यहाँ पे डोमेन नेम उठाना है तो आप @ से बड़े इजीली उठा पाएंगे। लेकिन अगर इसमें 2 बार कोई कैरेक्टर हो, अगर 2 बार @ हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ना आपसे ऐसी चीज़ें कभी कहीं पे पूछी जाएगी इंटरव्यू में, हो सकता है पूछे जाए बट उसके बहुत रेयर चांस होंगे, और वर्क टाइम में भी आपको रेयर सिचुएशन होंगे, क्योंकि आप टेक्स्ट टू कॉलम से करके आप उसे एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। मैं सोच रहा तभी क्यों नहीं हो रहा भाई, तो आप यहाँ से कर लोगे। अदरवाइज मुझे नहीं पता यहाँ पे स्प्लिट करके एक फंक्शन होता है या नहीं, लेकिन आप जब VBA में वर्क करेंगे तो आप इसे VBA के थ्रू एक फंक्शन बना के कर सकेंगे। VBA में एक स्प्लिट करके फंक्शन होता है, तो सारी चीज़ों को वो एक एरे में ब्रेक डाउन करके दे देता है, तो आप उसके थ्रू बड़े आसानी से कर पाएंगे एरे VBA के थ्रू। तो मेनली 2 पे ही ज़्यादा करके होता है, 3 पे तो बहुत ही रेयर चांस होता है। अगर हो तो आप यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम वाला जो है आपके पास कंट्रोल, आप यहाँ से कर लो। आप टेक्स्ट टू कॉलम करो, फिनिश करो, ये तीनों अलग हो गए, आपको मिल गया। ये इसका अप्रोच था। कल मैं आप लोगों को ये चीज़ें, मैं देखो कल सम प्रोडक्ट वाला बता दूंगा मैं, और ये डेट वाला बता दूंगा मैं। पढ़ना हो तो आप डेट वाला आप लोग अगर देखना चाहो तो देख लेना, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। वैसे सम प्रोडक्ट बता दूंगा मैं, लेकिन सम प्रोडक्ट ज़्यादा करके मैंने देखा नहीं लोग यूज करते, लेकिन सम प्रोडक्ट वैसे अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फंक्शन है, जो आप सम इफ या काउंट इफ या और भी चीज़ें लगा के करते हैं। सम प्रोडक्ट उसे बड़े आसानी से कर देता है आपके लिए, तो आप देखना चाहो देख लो। एंड बाकी कल मैं 4th मॉड्यूल का जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं बता दूंगा, एंड 6th मॉड्यूल का बता दूंगा। लास्ट जो है जे भी लुकअप, इसी में इंडेक्स मैच, रो कॉलम, अप्रॉक्सीमेट मैच, सारी चीज़ें बता दूंगा। तो अब आपका 2 सेशन से ज़्यादा नहीं बच रहा है, बस खाली 2 ही सेशन बचेंगे आपके बस। इसमें किसी को कन्फ्यूजन? देखो राइट वाला मैंने बता दिया है, आप राइट वाले के लिए वरी मत करना, इससे बाहर नहीं होगा और प्रैक्टिकली नहीं होगा। हो भी सकता है बट बहुत ही रेयर चांस होगा, होने को तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बता दूंगा मैं कि आप बीच का नाम या लेफ्ट का नाम निकालना हो मल्टीपल नेम्स में से, तो आप उसे कैसे निकालेंगे। अदरवाइज इसके अंदर आप सब्सटीट्यूट लगा के भी कर सकेंगे, या उसके अंदर एक बार और सर्च का लगा के कर लो, लेकिन या सॉरी रिप्लेस का लगा के आप चाहें तो कर ले, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं नॉर्मली जो फार्मूला है वही मैं आपको बता दूंगा मैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन आज के सेशन में? नहीं। सो मैं ये चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, मैं क्लोज कर रहा हूँ। सपा दीदी, आपने कल का एक्सेल शीट जिसमें आपने कल प्रैक्टिस हमको दिखाया था वो भी शेयर नहीं किया है शायद। अगं ते आहे जंक मध्ये, जस्ट चेक युअर ईमेल, जंक मध्ये गेले ते.
उसमें सिर्फ ये रिकॉर्डिंग से दिख रहा है। नाही खाली बघ ना मॉड्यूल 2 म्हणून आहे ना. बघ बरं आहे का नाहीतर नाही मला दिसत नाहीये कारण मला फक्त लिस्ट दिसते आणि शीट एक्सेल शीट जी नेहमी शेअर करतात ना ते नाही दिसत आहे. ओके ठीक आहे. आहे तुला जर हवी असेल तर वाटलंच याच्यावर करतो मी शेअर टीम्सवर पाठव तिला. टीम्सवर ओके ओके टीम्सवर ओके पाठवतो. चालेल. ठीक आहे या या sure. ठीक है गाइज, एनी कन्फ्यूजन तो आप मुझे बताना। अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो फीडबैक वाला जो है वो वाला एक बार भर देंगे तो मेरे लिए थोड़ा इवेलुएट करना वैल्यू इजी रहेगा, देन उसके अकॉर्डिंग मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा कंटेंट चलेगा. या जो भी चीज़ें। ठीक है सर, ओके ठीक है। मैं आप ओके. लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा फाइल, और आपके मेंटर जो हैं वो आप लोगों को शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू गाइज, ओके. थँक यू सर. बाय। थँक यू व्हेरी मच. थँक्यू थँक्यू थँक्स अ लॉट. थैंक यू बाय. फॉर योर टाइम। थँक यू सो मच.